आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में, अनुभवजन्य अधिगम के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसके फीचर्स कौन-कौन से हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग या अनुभवजन्य अधिगम होता क्या है। आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। तो देखिए ये जो बातें कही किसने कही, कन्फ्यूशियस ने कही। कौन थे? एक चाइनीज फिलोसोफर थे, चीन के एक दार्शनिक थे। तो उन्होंने क्या कहा, जब मैं सुनता हूं तो मैं भूल जाता हूं, मैं देखता हूं और मुझे याद रहता है, और जब मैं करता हूं तो मैं समझ जाता हूं। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि क्लास में अक्सर हम देखते हैं ना कि टीचर बोलता है और बच्चे सुनते हैं। ठीक है? तो जो सुनी-सुनाई चीज़ें होती हैं इतनी याद नहीं रहती, और फिर बच्चे जब सामने देखते हैं टीचर जो बोलता है उसकी बात को समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत उनको याद रहता है। और अगर बच्चे लर्निंग में खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुद करते हैं, खुद चीज़ों को सीखते हैं अपने खुद के प्रयासों द्वारा, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, और जब मैं करता हूँ तो मैं समझता हूँ, मैं सीख जाता हूँ। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की जा रही है, अनुभवजन्य ज्ञान की बात की जा रही है कि जब आप चीज़ों को खुद से एक्सपीरियंस करेंगे, तभी आप सीखेंगे। जब हम अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या था? सारा या तो रट्टा मारो या तो टीचर एक्सप्लेन करेगा, बच्चा सुनेगा, तो उसमें बच्चे को दिमाग में कुछ पड़ता नहीं था, इतना उसको याद रहता नहीं था। लेकिन जब बात की जा रही है कि बच्चों को ऐसे सिखाओ कि जो बच्चा खुद करे, बच्चा जो है क्लास में उसकी जो हम कह सकते हैं रोल है ना, तो एक्टिव होना चाहिए, जहाँ पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, बच्चा करे, सीखे, उसकी जितनी इन्वॉल्वमेंट होगी, उसको जितने करने के अवसर मिलेंगे तभी तो वो चीज़ों को सीखेगा। तो कन्फ्यूशियस अगर हम इनकी बात करें तो आज से 2500 साल पहले का इनका टाइम था, तो उस टाइम इन्होंने क्या कहा? उस टाइम इन्होंने यही सेम बात बोली, आई हियर एंड आई फॉरगेट, कि मैं सुनता हूँ, भूल जाता हूँ, देखता हूँ, थोड़ा बहुत याद रहता है, लेकिन जब मैं करता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ। फिर अगर हम बेंजामिन फ्रैंकलिन की भी बात कहते हैं तो उन्होंने भी क्या कहा, टेल मी एंड आई फॉरगेट, आप मुझे बताओ मैं भूल जाऊंगा, टीच मी एंड आई रिमेंबर, आप मुझे सिखाओ और मुझे याद रहता है, लेकिन मुझे शामिल करो और मैं सीख जाऊंगा, इन्वॉल्व मी एंड आई विल लर्न। तो अगर इसको क्लासरूम से हम फिर से अगर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या है, टीचर बोलेगा, बोल बोल के अगर बताने की कोशिश करेगा बच्चा भूल जाएगा, टीचर पढ़ाएगा, सिखाने की कोशिश करेगा, बच्चे को थोड़ा बहुत याद रहेगा। लेकिन अगर टीचर बच्चों को क्लास में टीचिंग लर्निंग जो है उसमें अगर एंगेज करेगा, इन्वॉल्व करेगा, तो बच्चा सीखेगा। ये बात किसने बोली? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जब आप अमेरिका की बात करेंगे ना, अमेरिका में भी जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जिसको हम यूएसए बोलते हैं, तो आप बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका नाम बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो चाहे हम कन्फ्यूशियस की बात करें या बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करें, दोनों किसकी बात कर रहे हैं? दोनों एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें कि लर्निंग ऐसी हो जिसमें बच्चे का पूरा जो हो पार्टिसिपेशन हो, बच्चे की पूरी एंगेजमेंट हो, तभी तो बच्चा सीखेगा। तो यहाँ से हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। तो अगर हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करें, जहाँ पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि बच्चा खुद से करे, खुद से चीज़ों को सीखे। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, जैसे बच्चा ड्राइंग करता है, तो क्या कर रहा है? खुद से कर रहा है, खुद से चीज़ों को सीख रहा है। चाहे हम साइंस लैब की बात करें, चाहे सोशल साइंस लैब की बात करें, बच्चा लैब में जाता है, या मैथ्स लैब की बात करें, लैब में बच्चा क्या करता है? खुद से चीज़ों को करता है। तो जहाँ पे बच्चे का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, जहाँ पे बच्चों को करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है, तो वहाँ पे बच्चा सीख रहा है। तो ये भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गया। और दूसरा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, कि क्लास में अगर पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों की पूरी इन्वॉल्वमेंट हो। जहाँ पे बच्चा सिर्फ लिसनर ना रहे, सिर्फ श्रोता ना रहे, बल्कि उसकी पूरी क्लास में जो टीचिंग लर्निंग एंगेजमेंट हो। चाहे फिर आप बच्चों को कोई एक्टिविटी करने के लिए दें, फिर चाहे आप बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दें करने के लिए। तो इस तरह से जब बच्चे की पूरी एंगेजमेंट होती है, क्लास में पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब बच्चा क्लास में क्या होता है, पूरी तरीके से जब बच्चों को एक्टिव रखा जाता है, तो इस तरह से चाहे हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करें या हम एक्टिव लर्निंग की बात करें, इन्वॉल्वमेंट की बात करें, तो
तो दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य अधिगम। तो व्यवहारिक अनुभव या सक्रिय भागीदारी, दोनों को मिलाकर ही होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग या अनुभवजन्य अधिगम होता क्या है। अब इसके बारे में कुछ और हम जान लेते हैं। इट इज अ स्किल बेस्ड लर्निंग, यह एक कौशल आधारित शिक्षा है जहां पर बच्चे की जो स्किल है उसको डेवलप करने की बात की जा रही है, उसके विकास की बात की जा रही है, कैसे बच्चे को पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि बच्चा अपने हाथ से चीजों को करे, चीजों को सीखे। तो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, तो जैसे हमने बात की कि टेक्स प्लेस थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, की यह व्यवहारिक अनुभव और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से होता है। और अगर कुछ मेथड्स अगर इसमें हम बात करें तो इट इंक्लूड्स लर्निंग थ्रू एक्शन, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग थ्रू डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन, की इसमें क्रिया के माध्यम से, करके सीखना, अनुभव के माध्यम से सीखना, खोज और अन्वेषण, ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू बच्चा क्या होगा कि लर्निंग में बच्चे की पूरी इन्वॉल्वमेंट भी होगी और यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी बच्चों को मिलेगा। तो इस तरह से जो लर्निंग होगी उसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहेंगे। और जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू बच्चा सीखता है तो सीखी हुई चीज़ों को कभी भूलता नहीं है, क्योंकि उसने खुद के एफर्ट से चीज़ों को सीखा है। अब ट्रेडिशनल क्लासरूम की बात करें, टीचर आएगा, लेक्चर के थ्रू बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चा सुनेगा, कुछ याद हुआ, कुछ याद नहीं हुआ, तो यहाँ पर तो बच्चे की कोई इंगेजमेंट ही नहीं है, तो बच्चा सीखेगा क्या? लेकिन जब क्लास में बच्चों का पूरा पार्टिसिपेशन होगा, बच्चों की इंगेजमेंट होगी, तभी तो बच्चा सीखेगा। इसलिए तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की जा रही है, इसलिए तो आप सबको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको ये चीजें पता चले। और जब आप क्लास में जाओ ना तो इस तरह से पढ़ाओ, पूरी प्लानिंग के साथ जाओ कि मुझे सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि क्लास में इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना है ताकि बच्चा खुद से, खुद के एफर्ट से चीजों को सीखे, खुद के एफर्ट से चीजों को जाने। तभी तो आपका जो एक ऑब्जेक्टिव है कि हाँ मुझे एक जो चैप्टर है, एक कंसेप्ट है, क्लियर करना है। तो कैसे क्लियर होगा? एफर्ट्स नहीं, आपकी प्लानिंग होगी, और एफर्ट्स किसके लगेंगे? बच्चे के लगेंगे। लेकिन हाँ, ये चीजें आपको डिसाइड करना है कि आप बच्चे को किस तरह से इन्वॉल्व करोगे, किस तरह से इंगेज करोगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम रोट और डिडक्टिक लर्निंग की बात कर रहे हैं, कि चाहे अनुभवजन की जब हम बात करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, तो इसका मतलब रटना और उपदेश देना नहीं होता, जैसा कि आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। इन दिस एम्फेसिस इज गिवन ऑन लर्निंग बाय डूइंग, कि यहाँ पर करके सीखने पर जोर दिया जा रहा है, तभी तो हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। इसमें विद्यार्थियों को व्यवहारिक अनुभवों और चिंतन में संलग्न किया जाता है। फिर यहाँ पे क्या बात आ गई कि क्लास में बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, बच्चों का पूरा पार्टिसिपेशन है, तभी तो क्लास में बच्चा एक्टिव रहेगा। दिस इनेबल देम टू कनेक्ट द नॉलेज लर्न इन क्लास टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। तो इसमें क्या बात की जा रही है कि क्लास में बच्चा जो भी सीखे उसको अपनी लाइफ में उसको यूज कर सके, उसको यूटिलाइज कर सके, मतलब लर्निंग को बच्चे की लाइफ से जोड़ना। और बच्चे जो अपने आसपास चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको बच्चे की लर्निंग से जोड़ना, तभी तो बच्चा चीजों को सीखेगा। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम डेविड कॉल्ब की बात करते हैं, आगे चलकर सेकेंड यूनिट में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या कहा? एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। नॉलेज रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रैस्पिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द एक्सपीरियंस, की अनुभवजन अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके तहत अनुभव के रूपांतरण के माध्यम से ज्ञान का निर्माण किया जा रहा है। मतलब क्लास में बच्चों को इस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जा रहे हैं, चाहे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करें, चाहे क्लास में टीचिंग लर्निंग में इंगेजमेंट की बात करें, तो इस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जा रहे हैं कि जो उनका एक्सपीरियंस है धीरे धीरे नॉलेज में बदल रहा है। ज्ञान अनुभव को समझने और रूपांतरित करने के संयोजन से उत्पन्न होता है। तो जो बच्चा करके सीख रहा है, जो बच्चा इन्वॉल्व होकर सीख रहा है, उसी के थ्रू जो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसकी जो नॉलेज है इनहेंस हो रही है, डेवलप हो रही है। तो डेविड कॉल्ब ने इस चीज के बारे में, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में अपनी बात कही। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, की अनुभव के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया है। और साथ ही साथ इन दिस एम्फेसिस इज गिवन ऑन लर्निंग बाय डूइंग, इसमें करके सीखने पर भी दो जोर दिया जाता है, जैसा कि हम जान चुके हैं। इट इज रिलेटेड टू एक्टिव लर्निंग, की इसका मतलब क्या है कि क्लास में बच्चों को एंगेज करना, एक्टिव रखना, तो इसका संबंध किससे है? एक्टिव लर्निंग से है। इन दिस
स्टूडेंट आर एंगेज इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड थिंकिंग, कि इसमें विद्यार्थियों को व्यवहारिक अनुभवों और चिंतन में संलग्न किया जाता है, कि क्लास में जो भी टीचिंग लर्निंग चल रही है उसमें बच्चों का पूरा क्या हो, इनका पार्टिसिपेशन हो, बच्चों की पूरी इंगेजमेंट हो। इसके अलावा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है, तो हमने जैसे बात कर चुके हैं कि इसका मतलब रटना या उपदेश देना नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है कि इस तरह की क्लास में एनवायरनमेंट बनाना ताकि बच्चा खुद से चीजों को एक्सपीरियंस से खुद से चीजों को समझ कर सीखे। और यहाँ पे जो हम बात करें, उपदेश की बात करें ना, लेक्चर की बात करें, तो यहाँ पे टीचर का काम उपदेश देना, लेक्चर देना नहीं है, बल्कि क्या है कि एक फैसिलिटेटर का काम है। टीचर बच्चों की हेल्प करेगा सीखने में। इससे क्या होगा, इससे वे कक्षा में सीखे गए जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको वास्तविक दुनिया की स्थिति में जोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। और हम अगर करिकुलम भी उठा के देखें ना, आप चाहे जैसे टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं तो आप उसका भी करिकुलम उठा के देखें, तो वहां पे भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है। किस तरह से होता है, आपको जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, आपको जो प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, यहाँ तक कि जब आप स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, जब आपका इंटर्नशिप होगा, तो वो भी तो पूरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। उसमें आप खुद के एक्सपीरियंस से आप चीजों को सीखेंगे, चीजों को जानेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं, जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, तो ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण होता है, जहां पे सीखने की जो प्राइमरी जो हम कह सकते हैं कि रोल होता है वो बच्चों का होता है, इसलिए इसको लर्नर सेंटर्ड कह रहे हैं। और टीचर क्या होता है, एक फैसिलिटेटर होता है, टीचर का रोल होता है सेकेंडरी होता है। लेकिन टीचर को चाहिए कि पूरी प्लानिंग के साथ आप क्लास में जाएंगे, तो पूरी प्लानिंग के साथ कि किस तरह से बच्चों को एंगेज करना है, बच्चों को किस किस तरह की एक्टिविटीज करानी है, ताकि बच्चा खुद के एक्सपीरियंस से सीखे, बच्चों की एंगेजमेंट बढ़े। तो पूरी प्लानिंग के साथ जाना है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, के बच्चों को क्लास में जो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल एक्टिवली बच्चा इन्वॉल्व हो। और इसके अलावा इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, प्रभावी समझ, की इस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को देना है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी देना है जहाँ पर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग हो, इफेक्टिव हो, प्रभावी समझ उनकी विकसित हो। तो इस तरह से आप आज की वीडियो में आपने जाना, आपने समझा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य जो ज्ञान है क्या होता है, उसके कंसेप्ट को आपने समझ लिया है, और इसके फीचर्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने समझ लिया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले के वीडियो में हमने बात की, हमने जाना, हमने समझा एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन के बारे में। तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा होगा कि एक्सपीरियंशियल एजुकेशन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग दोनों ही सेम है या दोनों में कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है। तो देखिए, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो एजुकेशन में टीचिंग और लर्निंग दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। तो मतलब क्या हुआ, जब हम एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की बात करेंगे ना, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसी का एक पार्ट है। तो यहाँ पर आपके जो बेसिक कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, बात करेंगे व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की अनुभवजन्य शिक्षा क्या है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, की अनुभवजन्य शिक्षा क्या है। तो एक्सपीरियंशियल एजुकेशन इज अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, की यह शिक्षा का एक दर्शन है। इट इंक्लूड्स वेरियस मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग लर्निंग, कि इसमें टीचिंग लर्निंग के शिक्षण अधिगम के बहुत सारे तरीके, विधियां, रणनीतियां, सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देयर ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसमिट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, की इसका उद्देश्य अनुभव के माध्यम से ज्ञान का संचार करना। जैसे हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हमने क्या बात की थी, दो चीजें थी वहां पर। पहला हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, कि बच्चे को इस तरह से मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि बच्चा खुद से चीजों को करे और करके सीखे। और दूसरा है एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए क्लास में, तभी तो चीजों को सीखेगा, तभी तो उस चीजों को जानेगा। तो यहाँ पर जब हम एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि नॉलेज को ट्रांसमिट करना, बच्चों को बताना, बच्चों को समझाना थ्रू एक्सपीरियंस। तो किसका एक्सपीरियंस होगा, बच्चों का अपना खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस होगा।
इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस दैट मेक्स प्लेस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, कि यह शिक्षक और विद्यार्थी के बीच होने वाली प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सा प्रोसेस होता है, तो जाहिर सी बात है टीचिंग लर्निंग। टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है और स्टूडेंट चीजों को सीख रहा है। तो जब टीचिंग लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम एक्सपीरियंस की बात करें, तो टीचर टीचिंग लर्निंग में, क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग हो रही है, वहाँ पे बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दे, इस तरह से चीज़ों को सिखाए, इस तरह से चीज़ों को समझाए, ताकि वहाँ पर बच्चों की भी पूरी यहाँ पर बच्चों की इंगेजमेंट हो। बच्चों को टीचर इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे ताकि बच्चे खुद से चीज़ों को करें, खुद से चीज़ों को सीखें। तो इन दिस स्पेशल एम्फेसिस इज गिवन ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जब हम एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की बात करें, तो यहाँ पर किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है? टीचिंग लर्निंग में डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे फोकस किया जा रहा है, कि टीचर बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दे, इस तरह से अवसर दे, ताकि बच्चों को लर्निंग के जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिले, बच्चा खुद से चीजों को करे, खुद से चीजों को सीखे। और टीचर का काम क्या होगा? सेकेंडरी काम होगा, उसका काम होगा बच्चों की सीखने में हेल्प करने में। दिस इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट द क्लासरूम। तो जब हम एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की बात करें, तो इसका दायरा सिर्फ क्लासरूम तक नहीं होता, इसका दायरा क्लासरूम में, स्कूल में, स्कूल से बाहर सोसाइटी में, हर जगह इसका दायरा फैला हुआ होता है। तो कैसे? तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, कि मान लो आप सोशल साइंस के टीचर हैं, आप बच्चों को क्लास में बता रहे हैं ट्रैफिक रेड लाइट के बारे में, ट्रैफिक लाइट के बारे में, जहाँ पे आपने बच्चों को बताया रेड लाइट के बारे में, आपने ऑरेंज लाइट के बारे में बताया, और आपने ग्रीन लाइट के बारे में बताया। ठीक है, चलो इंस्ट्रक्शन तो आपने दे दी, आपने चीज़ों को बोर्ड पे बनाकर, आपने वीडियो दिखाकर, आपने इमेज दिखाकर बच्चों को आपने चीज़ों को दिखा दिया। अब बच्चा किस तरह से एक्सपीरियंस के थ्रू भी सीखेगा? अब बच्चा क्या करेगा? जब स्कूल से बाहर निकलेगा, आप सड़क पे जाएगा, सड़क पे रेड लाइट देखेगा, तो फिर जो क्लास में जो चीजें बच्चे ने सीखी, अब उसको उस चीज से रिलेट कर सकेगा। अब बच्चा मतलब इमेजिन कर सकेगा कि अब जैसे ही रेड लाइट होगी तो ट्रैफिक का क्या मतलब सिस्टम होगा, ट्रैफिक जो होगा, गाड़ियां रुकेंगे कि चलेंगी। जब ऑरेंज लाइट होगा, या जिसको हम येलो लाइट कहते हैं, अगर वो लाइट होगी तो फिर क्या सिचुएशन होगी, अगर ग्रीन होगा तो क्या होगा। तो बच्चा जो चीजें क्लास में उसने सीखा, वही चीजें जब सड़क पे गया, ट्रैफिक के बीच में गया, वहां पे रेड लाइट को देखा, तो उस चीज को रिलेट कर रहा है, और साथ ही साथ ये भविष्यवाणी भी कर रहा है कि हाँ, जैसे ही लाइट बदलेगी वैसे ही क्या चीजें होंगी। तो इससे क्या होगा? तब यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने अनुभवजन्य शिक्षा की अवधारणा को समझ लिया है। तो मतलब जो चीजें उसने स्कूल में देखी, जो चीजें उसने क्लासरूम में सीखी, उस चीज को अब जाके अपनी डेली लाइफ में उस चीज को रिलेट कर पा रहा है। तो मतलब इससे क्या होगा कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, उसकी जो समझ होगी, वो मजबूत हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम जॉन डीवी की बात करें, फिलोसफी में हमने जॉन डीवी के बारे में पढ़ा था। तो जॉन डीवी ने अनुभवजन्य शिक्षा के सबसे प्रसिद्ध प्रस्तावक थे। जॉन डीवी वॉज द मोस्ट फेमस प्रोपेनेंट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ही डिस्कस दिस इन हिज बुक। उन्होंने अपनी बुक में एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, तो उनकी जो बुक्स थी एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन 1938 में, तो उसमें उन्होंने एक्सपीरियंस एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जिक्र किया है। और इस बुक में उस टाइम की जो एजुकेशन थी, जो एजुकेशन सिस्टम था, उनकी उन्होंने लगातार आलोचना की। आलोचना क्यों की? क्योंकि वो टीचर सेंटर्ड हुआ करता था। वहां पे बच्चों को खुद से सीखने की, खुद से करने की इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो वहाँ की जो उस टाइम की जो एजुकेशन थी, वो टोटली रोट लर्निंग की हम बात करते हैं, जहाँ पे रट्टा मार के सीखना, जहाँ पे लेक्चर के थ्रू सिखाना। तो इस तरह की जो उस टाइम की एजुकेशन सिस्टम सिस्टम था, वहाँ पर बच्चों के एक्सपीरियंस को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। तो इसलिए उस टाइम की जो एजुकेशन थी, उस पर उसको जॉन डेवी की अगर बात करें, तो क्रिटिसाइज उन्होंने किया। किसमें किया? उनकी जो बुक थी एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, इसमें क्रिटिसाइज किया, और इन्होंने बोला कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए, लर्निंग जो होनी चाहिए एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए, जहाँ पर बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि बच्चा खुद से लर्निंग में, टीचिंग लर्निंग में इंगेज हो, खुद से चीज़ों को करके सीखे। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की, अनुभवजन्य शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली बात क्या है, इसमें टीचर और स्टूडेंट, ठीक है, दोनों ही
एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और लर्निंग और टीचिंग किस तरह से होती है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो टीचर क्या कर रहा है? बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इस तरह से अवसर दे रहा है ताकि बच्चे खुद के प्रयासों से, खुद के एफर्ट से चीज़ों को सीखे। तो इट इज अ फिलॉसफी इन विच टीचर इंगेज इन डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद लर्नर। इट इन्फ्यूजेस डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड कंटेंट, कि यह अधिगम वातावरण और सामग्री के साथ प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। जैसे मैंने आपको ट्रैफिक रेड लाइट के बारे में बताया, इसके अलावा मान लो अगर आप क्लास में बच्चों को पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहे हो, तो अब क्लास में तो पढ़ाया बच्चों को, अब इसका एक्सपीरियंस कैसे करेगा? हम देखते हैं कि जैसे हम दिल्ली की बात कर रहे हैं या पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, देखते हैं पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो वही चीज जो बच्चे ने क्लास में सीखी, वही चीज जब बच्चा क्लास के बाहर निकलेगा, अपने एनवायरनमेंट को देखेगा, पॉल्यूशन को देखेगा, जब एयर क्वालिटी को देखेगा, तो उसको पता चलेगा कि हाँ इस तरह से पॉल्यूशन होता है और इससे क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है। इसी तरह से जब बच्चा दिल्ली में यहाँ यमुना रिवर जो है उसका ब्रिज है वहां पे जाएगा, तो फिर देखेगा कि किस तरह से नाले का पानी है नदियों में जा रहा है, यमुना रिवर में जा रहा है, और किस तरह से नदी को गंदा कर रहा है। तो यहाँ पर जो उसका एक कंसेप्ट है ना कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, वो चीज़ें जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बच्चा चीज़ों को सीख जाएगा, जान जाएगा। तो मतलब जो चीज़ें वो सीख क्लास में सीख रहा है उसको अपनी लाइफ में भी उसको अप्लाई कर रहा है, उससे रिलेट कर सकेगा। तो इट फोकसेस ऑन इनहेंसिंग नॉलेज, डेवलपिंग स्किल एंड डेवलपिंग कैपेबिलिटीज, की इससे ज्ञान बढ़ाने, कौशल विकसित करने और क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अलावा इसमें शिक्षक की प्राथमिक भूमिका विद्यार्थियों के समक्ष क्या है? समस्याएं प्रस्तुत करना, सीमाएं निर्धारित करना, शिक्षार्थियों को समर्थ बनाना, उनकी हेल्प करना, मदद करना, और शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करना, और अधिगम प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना। ये सारी चीजें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टीचर की। तो देखिए यहाँ पर टीचर का जो प्राइमरी रोल है बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चों को सीखने में हेल्प करनी है। तो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। और टीचर का काम क्या है? टीचर का सेकेंडरी रोल है, उसका काम है बच्चों को उस तरह से अपॉर्चुनिटी देना, बच्चों को समस्याएं प्रस्तुत करना। तो समस्याएं प्रस्तुत करने का मतलब है कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी देना, इस तरह के प्रोजेक्ट देना, इस तरह के क्वेश्चन देना, जहां पर बच्चा खुद के एफर्ट से चीजों को सीखे, खुद के एफर्ट से चीजों को जाने। तो एक तरह का एक लर्निंग एनवायरनमेंट है क्लास में बनाना। तो इन दिस लर्नर आर कनेक्टेड इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशली एंड फिजिकली, कि इस तरह से हम देख रहे हैं कि बच्चा जो लर्निंग में है, इंटेलेक्चुअल मानसिक रूप से भी, भावात्मक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और शारीरिक रूप से उसमें लर्निंग में जुड़ा होता है। क्यों जुड़ा होता है? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों का रोल है प्राइमरी हो जाता है, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। यहाँ पर जो लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बच्चों की होती है। तो इसलिए बच्चा इसमें, चाहे हम इंटेलेक्चुअली बात करें, इमोशनली बात करें, सोशली बात करें, फिजिकली बात करें, इन सभी रूपों से इसमें जुड़ा होता है। तो इसलिए जो लर्निंग होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है। और इसके अलावा एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज अ सब फील्ड ऑफ एक्सपीरियंशियल एजुकेशन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? अनुभवात्मक जो शिक्षा है इसका एक उपक्षेत्र है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑपरेट्स अंडर द मेथड्स ऑफ एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, कि अनुभवजन्य अधिगम, अनुभवात्मक जो शिक्षा है उसकी पद्धतियों के द्वारा अंतर्गत संचालित होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपीरियंशियल एजुकेशन क्या है, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो आपने इससे पहले की क्लास में समझ ही लिया था। और दोनों में क्या फ़र्क है ये भी आपको समझ में आ गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले के वीडियोस में हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स या कंडीशंस कौन कौन से हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, तो इट इज अ वेल नोन मॉडल इन एजुकेशन, की अनुभवजन्य अधिगम शिक्षा का एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल है। क्यों है? इसके बारे में हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। क्योंकि इसमें जब हम क्लासरूम टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर
बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है खुद के एफर्ट से सीखने की, लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पे टीचर का काम क्या है? टीचर का काम बच्चों को सिखाना नहीं, बल्कि इस मॉडल की बात करें तो यहाँ पर टीचर क्लास में बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इस तरह से अवसर दे रहा है जहाँ पर बच्चा खुद के एफर्ट से, खुद के प्रयासों से सीखेगा। तो यहाँ पे टीचिंग लर्निंग की बात करें तो बच्चे की अपनी लर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट है, क्लास में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज किया जा रहा है ताकि बच्चा अपने एफर्ट से सीखे। तो इसलिए अगर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं तो इट इज़ अ वेल नोन मॉडल इन एजुकेशन, की शिक्षा का एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल है। और इसमें रटने की बजाय करके सीखने पर जोर दिया जा रहा है। इट इन दिस एम्फेसिस इज लेड ऑन लर्निंग बाय डूइंग इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग। यहाँ पे रटने पे जोर नहीं दिया जा रहा जैसे पहले दिया जाता था। यहाँ पर इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है बच्चों की कि बच्चा खुद से करके चीजों को सीखे। टीचर का काम क्या है? बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम देना, प्रॉब्लम मतलब कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है, कोई प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, कोई टॉपिक दिया जा सकता है, और बच्चा खुद के एफर्ट से, खुद के एक्सपीरियंस से चीजों को सीखेगा। दिस इनेबल स्टूडेंट टू कनेक्ट द नॉलेज लर्न इन क्लास टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। की इसमें क्या हो रहा है? विद्यार्थी कक्षा में जो भी चीजें सीख रहा है वो वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों से जोड़ने में सक्षम होता है। चाहे हम पॉल्यूशन की बात करें, क्लास में बच्चों को बताया जा रहा है कि वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, तो उस चीज़ को कैसे कनेक्ट करेगा? जब बच्चा क्लास में जो सीखी गई चीज़ है उसको जब आके अपने सोसाइटी में देख रहा है, अपने समाज में देख रहा है, अपनी दुनिया में देख रहा है, तो पता चल रहा है कि एक्चुअल में पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, इससे हमें क्या क्या हार्म पहुंचता है। इसी तरह से जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रैफिक सिग्नल का एग्जांपल दिया कि क्लास में आपने बच्चों को ट्रैफिक जो लाइट है उसके बारे में बता तो दिया कि ये रेड है, ग्रीन है, ये येलो या ऑरेंज है। तो उसको कनेक्ट कैसे करेगा? जब बच्चा रोड पे आएगा, ट्रैफिक लाइट्स को देखेगा, और जब लाइट चेंज होंगी तो उसके बाद जो ट्रैफिक है उसका क्या रिएक्शन होता है, तो फिर उससे कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो भी चीजें बच्चा क्लास में सीख रहा है उसको जो रियल वर्ल्ड है अपनी दुनिया में उसको अप्लाई करता है, उससे उस चीज को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो लर्निंग है उसको बच्चे के एक्सपीरियंस से, उसके डेली लाइफ से जोड़कर बच्चों को सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। टू मेक एक्सपीरियंशियल लर्निंग इफेक्टिव सर्टेन कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल। कि अनुभव जन्य अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए कुछ शर्तें हैं जिनको पूरा करना आवश्यक है। तो जब हम कॉल्व की बात करते हैं ना, तो आगे आने वाले यूनिट में हम कॉल्व की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो कॉल्व हैज डिस्क्राइब 4 एलिमेंट्स कंपोनेंट्स, इसको आप इनका लर्निंग साइकिल भी कह सकते हैं, दैट शुड बी इनहेरेंट इन एवरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। की कॉल्व ने 4 तत्व बताए हैं जो प्रत्येक अनुभवजन्य अधिगम एक्सपीरियंशियल लर्निंग में अंतर्निहित होने चाहिए। तो ये 4 तत्व कौन कौन से हैं, ये 4 घटक कौन कौन से हैं, इसको भी हम जान लेते हैं। 4 एलिमेंट्स: कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये 4 इन्होंने साइकिल बताए हैं, 4 इन्होंने कंपोनेंट्स बताए हैं जिसके थ्रू बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जा सकती है। तो देखिए, अब इसको यहीं से एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। ठीक है, आप सभी के घर में चाय बनती होगी। अब चाय कैसी होती है? सबसे पहले अगर आपको चाय बनाना सीखना है तो सीखने से पहले आप पहले एक्सपीरियंस तो लेंगे ही ना कि चाय कैसी होती है। तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या है? कंक्रीट एक्सपीरियंस, मूर्त अनुभव। पहले आप चाय को देखेंगे, आप उसको पिएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया आपने? एक्सपीरियंस लिया। मतलब जो भी चीज आपको सीखनी है सबसे पहले एक्सपीरियंस लेना उसका बहुत मतलब बहुत जरूरी है। इसी तरह से अगर आपको साइकिल सीखनी है, बाइक सीखनी है, तो सबसे पहले तो आप देखोगे, बाइक को देखोगे, उस पर आप बैठोगे, बेशक से चलाना नहीं आता, लेकिन सबसे पहले आप एक्सपीरियंस लोगे कि साइकिल क्या होती है, बाइक क्या होती है। उसके बाद फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अब आप सीखना चाहते हैं, टेस्ट तो आपको पता चल गया, आप सीखना चाहते हैं तो कैसे सीखेंगे? चाय का एग्जाम्पल जैसे हमने बात की शुरू में, तो आप अपने घर में आपके पेरेंट्स हैं उनको देखोगे कि वो किस तरह से चाय बना रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप उनको देखोगे और साथ ही साथ उनसे आप डिस्कस करोगे कि चाय कैसे बनती है, उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आप उनको देख रहे हो कि चाय कैसे बन रही है सेकेंड स्टेप में। और उसके बाद जब हम एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप धीरे धीरे इस चीज़ को क्या करोगे? आप समझोगे कि चाय है वो कैसे बनी, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको डालने से चाय बन जाती है, कितना देर रखना पड़ता है। तो यहाँ तक 3 स्टेप। और लास्ट में जब हम एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? सारी सामान आपके साथ होगा और आप
खुद से चाय बनाएँगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, तो इस तरह से आप चीज़ों को जानेंगे, चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों के बारे में पता करेंगे। तो यहाँ पर आपको ईज़ी वे में समझ में आ गया होगा। कंक्रीट एक्सपीरियंस मतलब जो चीज़ सीखना चाहते हैं, पहले उसका एक्सपीरियंस आपको एक कंक्रीट एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइकिल सीखना चाहते हैं तो आप साइकिल को देखो, आपको पता होनी चाहिए कि साइकिल कैसी होती है, कैसे उसको चलाते हैं, ठीक है? उसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जो साइकिल चलाने में एक्सपर्ट है, आप घर से बाहर देखो लोग साइकिल कैसे चलाते हैं, पैडल मारते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, आगे सीधा बढ़ाते हैं, मोड़ना होता है तो हैंडल इधर-उधर मोड़ते हैं, ठीक है? तो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आपने देखा कि साइकिल कैसे चलाया जाता है। फिर थर्ड चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइज़ेशन, अमूर्त संकल्पना। तो यहाँ पर आप इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, थ्योरी के बारे में सोचेंगे कि अच्छा साइकिल इस तरह से चलाई जाती है। और लास्ट में जब आप मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएँगे तो आप साइकिल पे बैठेंगे, बाइक पे बैठेंगे और आप उसको चलाने की कोशिश करेंगे, धीरे-धीरे आप उसको चला लेंगे। तो इस तरह से जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसका एक साइकिल होता है। तो सबसे पहले अगर हम कंकरेंट एक्सपीरियंस मूर्त अनुभव की बात करते हैं, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अनुभवजन्य अधिगम का एक महत्वपूर्ण घटक है। इट इज रिलेटेड टू आवर एवरीडे एक्सपीरियंस, कि हम अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मैंने आपको चाय का एग्जांपल दिया कि आप चाय बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि चाय होती कैसी है, उसका टेस्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस लेना उसका बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आप क्लास में मैथ्स में कोई जो क्वेश्चन है उसका आंसर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स क्या होती है। आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। तो दिस एक्सपीरियंस कैन बी प्रोफेशनल, पर्सनल और एजुकेशनल, कि ये अनुभव पेशेवर भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है और शैक्षिक भी हो सकता है। तो हम तो बात एजुकेशनल की ही कर रहे हैं। फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग द स्टूडेंट मस्ट बी रेडी टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व, कि अनुभवजन्य अधिगम हेतु विद्यार्थी को सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें तो भाई बच्चों को जो लर्निंग है उसका एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए ना। आप कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैथ्स के बारे में पता होना तो ज़रूरी होना चाहिए ना। लर्निंग विल नॉट बी इफेक्टिव अनलेस स्टूडेंट लर्न इट थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस, की अधिगम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि विद्यार्थी इसे अपने खुद के अनुभव से नहीं सीखता। एग्जाम्पल के लिए साइकिल चलाने का प्रयास करना, ठीक है? आप साइकिल चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। आवर सक्सेस एंड फेलियर्स विल असेंबल द एक्सपीरियंस। तो इससे हमें पता चलता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है और आगे हमें क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं सबसे पहले उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इट्स ड्यूरिंग दिस स्टेज दैट वी पॉन्डर ऑन द एक्सपीरियंस, कि इस चरण के दौरान हम अनुभव पर विचार करते हैं। वी गेट टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वेंट राइट एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, कि हमें इस पर विचार करना होगा कि क्या सही हुआ और क्या सुधार किया जा सकता है। इट इज अ चांस टू सी हाउ समथिंग कुड हैव बीन डन डिफरेंटली, कि यह देखने का मौका है कि कोई काम अलग तरीके से कैसे किया जा सकता है। दिस फेस इज अबाउट रिव्यूइंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द न्यू एक्सपीरियंस। इट इज ऑल्सो अ चांस टू सी ईच अदर एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। जैसे बाईसाइकिल का एग्जांपल लिया, हमने बाइक का एग्जांपल लिया कि फर्स्ट स्टेज में आपने जाना साइकिल क्या होती है। सेकंड स्टेज में आपको देखा आपका टारगेट क्या है, साइकिल चलाना सीखना। तो सेकंड स्टेज में आप क्या करोगे, आप दूसरों को ऑब्जर्व करोगे, उनको देखोगे कि वो साइकिल कैसे चला रहा है। इसी तरीके से चाय बनानी सीखनी है तो आप दूसरों को देखोगे दूसरा कैसे चाय बना रहा है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, चीज़ों को आप देखोगे, आप उसको रिव्यू करोगे कि कैसे बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो साइकिल चला रहा है, जो चाय बना रहा है, आप उससे भी पूछोगे कि भाई चाय कैसे बनाई जाती है, इसमें क्या-क्या चीज़ें डाली जाती है। फिर थर्ड अगर हम बात करें, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइज़ेशन की बात करें, अमूर्त संकल्पना की बात करें, तो दिस इज़ अ टाइम फॉर प्लानिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेप्स फॉर सक्सेस, कि यह इस स्टेज की अगर बात करें तो सफलता के लिए योजना बनाना और विचार मंथन का समय है। कि चलो अब मुझे चाय बनाना है तो मुझे क्या-क्या करना होगा। मुझे पता चल गया चाय क्या होती है, मुझे ये भी पता चल गया कि चाय में ये चीज़ें पड़ती हैं। तो अब विचार मंथन करेंगे कि सबसे पहले पानी डालना है, सबसे पहले गैस जलाना है, ठीक है, पतीला रखना है, पानी डालना है, फिर इस तरह से चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, विचार मंथन कर रहे हैं। और
इस बेस पर ही हम पूरी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं कि अब हमें क्या करना है सीखने के लिए। और लास्ट में क्या कहेंगे, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, सक्रिय प्रयोग। आप सीधा जाएंगे, पतीला रखेंगे और खुद से चाय बनाने का प्रयास करेंगे। तो दिस इज द स्टेज ऑफ एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ लर्निंग, की अधिगम के सक्रिय प्रयोग का चरण है। यहाँ पे आपने जो भी चीजें सीखी है आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। एट दिस स्टेज द लर्नर एक्सपेरिमेंट विद आइडियाज, की इस स्तर पर शिक्षार्थी विचारों के साथ प्रयोग कर रहा है। दिस इज द टाइम व्हेन ही पुट्स हिज प्लान इनटू एक्शन, की यह वही समय है जब अपनी योजना को क्रियान्वित करता है। ही अप्लाइज द नेवली एक्वायर्ड नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशन टू टेस्ट हिज लर्निंग, कि वह अपने अधिगम के परीक्षण हेतु नए अर्जित ज्ञान को विभिन्न स्थितियों में लागू करता है। तो सभी स्टेप के अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हम बाइक की बात करें, बाइसाइकिल की बात करें, तो कंकरेंट एक्सपीरियंस में क्या होगा, गेटिंग प्रैक्टिकल टिप्स एंड टेक्निक्स फ्रॉम अ बाइकिंग एक्सपर्ट, कि आप जो बाइकिंग एक्सपर्ट है आप उसे आप टिप्स लोगे कि किस तरह से चलाई जाती है। बाइक को देखोगे कि बाइक ये होती है, इसको हमें इस तरह से चलाना है। फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आप दूसरों को देखोगे बाइक चलाते हुए, तो वहां से आपको थोड़ा आइडिया होगा कि बाइक कैसे चलाते हैं। फिर थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो बाइक चलाने के जो सिद्धांत है आप उसको समझ जाओगे कि जब बाइक चलाना होता है तो क्या करना होता है। बाइक पे बैठना होता है, उसको स्टार्ट करना होता है, क्लच होता है, गियर होता है, ब्रेक्स होते हैं, तो उन पे कंट्रोल करना जरूरी है, गियर चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो हम देखते हैं कंसेप्ट है, आप इसको समझना होता है। आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब मैं चलाऊंगा तो मुझे क्या क्या चीजें करनी है, और लास्ट में क्या होगा, आप बाइक पे बैठेंगे, बाइसाइकिल पे बैठेंगे और उसको चलाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे चलाना सीख जाएंगे। तो ये क्या है, एक स्टेप है इनके। तो सबसे पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है बच्चों को दी जाती है, बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती है। यहाँ पर सेम अगर हम बात करते हैं मैथ्स के, अगर आप कुछ क्वेश्चन की बात करो तो क्या होगा, मैथ्स करने से पहले बच्चों को मैथ्स के बारे में जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद टीचर बच्चों को बोर्ड पर करके क्वेश्चन बताएगा, समझाएगा, तो बच्चा क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा कि टीचर किस तरह से क्वेश्चन को कर रहा है, किस तरह से उसका आंसर कर रहा है, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। थर्ड में फिर आप सोचोगे, इस चीज को आप रिव्यू करोगे, आप विचार मंथन करोगे कि अच्छा मुझे इस क्वेश्चन का अगर आंसर निकालना है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और लास्ट इज आप एक्सपेरिमेंट करोगे, आप जो भी फॉर्मूला है उससे थ्रू आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना, हमने समझा कि एक्सपीरियंस जो लर्निंग है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अनुभव जन्य अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इससे पहले के वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन क्या है, और इस वीडियो में हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग हैव डेवलप्ड बेस्ड ऑन द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिशनर्स, की अनुभवजन्य जब अधिगम की बात करते हैं तो ये जो सिद्धांत है कैसे विकसित हुआ, जो प्रैक्टिशनर्स थे, जो अभ्यासकर्ता थे, जो शिक्षक थे, उनके लंबे अनुभव के आधार पर जो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो थ्योरी है इसको डेवलप की गई, इसको विकसित किया गया। By following these principles, teachers are able to develop student understanding, कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, इसको फॉलो करके टीचर क्या कर सकते हैं, बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं अब हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, फिर एक एक करके इन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्चुअल लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ कनेक्शन विद प्रायर नॉलेज, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, principle of cooperative learning, principle of community based learning, principle of critical thinking, principle of timely feedback एंड प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल इवैल्यूएशन। तो ये इसके प्रिंसिपल्स हैं। अब एक एक कर कर हम इस पर बात करते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। जैसा हमने पहले की वीडियो में भी बात की है कि जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं ना, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जहाँ पे बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है, जहाँ पे क्लास में जो टीचिंग लर्निंग चलती है उसमें बच्चों का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। और इस इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से क्या होता है, बच्चा खुद के प्रयासों से सीखता है, खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है। तो इस तरह की जो लर्निंग होती है पूरी लाइफ लॉन्ग बच्चे की लर्निंग होती है, सीखी हुई चीजें बच्चे के दिमाग में हमेशा रहती हैं। तो इट टेक्स प्लेस थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, जहां पर बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, पूरा अवसर दिया जा रहा है खुद से सीखने का, खुद के एफर्ट से सीखने का, खुद बच्चा ट्राई करे और खुद सीखे। टीचर का काम क्या है, बच्चों की हेल्प करना। टीचर एक फैसिलिटेटर है, एक हेल्पर है। तो यहाँ पर बच्चे अलग अलग तरीके से, जब हम इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इन्वॉल्वमेंट कैसे, लर्निंग थ्रू एक्शन या लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग थ्रू डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पर हम क्या बात करें, इन अलग अलग जो तरीके हैं, अलग अलग जो मेथड्स हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी जो इन्वॉल्वमेंट है किसकी है, बच्चे की है। बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है, खुद के एफर्ट से सीख रहा है। टीचर क्या है, एक हेल्पर की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। सो दिस इज व्हाट मेक्स देम एक्टिव लर्नर, कि यही चीजें उन्हें एक सक्रिय शिक्षार्थी या एक्टिव लर्नर बनाती हैं। फिर हम बात करते हैं एक्चुअल लर्निंग। तो देखिए, जब बच्चा एक्टिव लर्नर होता है ना और खुद के प्रयासों से सीखता है, तो यहाँ पर सीखने के लिए उस पे उसको टीचर पे निर्भर नहीं रहना पड़ता। यहाँ पे टीचर बच्चों को नहीं सिखा रहा। कई बार हम नॉर्मल क्लासरूम में क्या देखते हैं, टीचर बताता है, बच्चा बैठ के ध्यान देखता देता है। कुछ बच्चों को नींद आ रही होती है, कुछ बच्चों का उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें बच्चों का रोल होता ही नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब लर्निंग एक्टिव है, बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं क्लास में, तो जो वो सीख रहे हैं ना, जब लर्निंग बच्चा अपने खुद के एफर्ट से सीख रहा है, तो जो लर्निंग किस तरह से हो रही है, एक्चुअल लर्निंग हो रही है। क्योंकि जो एक लर्निंग का, एक सिखाने का जो पर्पज है कि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो, वो जो पर्पज है यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। तो लर्निंग बिकम्स रियल थ्रू दिस, कि इसके माध्यम से अधिगम वास्तविक होता है। द रोल ऑफ स्टूडेंट इज प्राइमरी इन द लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि सीखने की जो जिम्मेदारी है, सीखने का जो सबसे अहम रोल है, प्राइमरी रोल है, वो बच्चों का है। टीचर का रोल यहाँ पर सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पर बच्चा अपने खुद के प्रयासों से सीख रहा है। इट हेल्प्स लर्नर टू अंडरस्टैंड द कंटेंट बेटर, इससे बच्चा जो है कंटेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, दिस मेक्स लर्निंग रियल, ऑथेंटिक एंड एक्साइटिंग। तो यहाँ पर लर्निंग जो है रियल भी है, ऑथेंटिक भी है और एक्साइटिंग भी है, क्योंकि बच्चों की जब इन्वॉल्वमेंट है तो बच्चों को सीखने में मजा आ रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एक्चुअल लर्निंग, वास्तविक अधिगम का सिद्धांत। और फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन विद प्रायर नॉलेज, की पूर्व ज्ञान से जुड़ाव का सिद्धांत। अक्सर जब आप टीचिंग प्रैक्टिस में भी, स्कूल में भी जाएंगे ना, तो आपसे कहा जाएगा कि जब भी आप कुछ पढ़ाओ, तो पढ़ाने से पहले जो भी आप पढ़ाने वाले हो ना, तो उससे रिलेटेड बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या है, आप उससे बच्चों से क्वेश्चन पूछो। मान लो आप लैंग्वेज के टीचर हो, तो लैंग्वेज में हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि बच्चा चीज़ों के बारे में जाने, बोल सके, सही से सुने, सही से बोले, सही से लिख सके। तो क्लास में आप जाओ तो आमतौर पे हम देखते हैं कि बच्चे के डेली लाइफ के अपने एक्सपीरियंस होते हैं, तो आप बच्चों को पूरे चांस दो कि हाँ, आपने जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, आप उसको बताओ, आप सबके सामने आके बताओ, आप बोल के बताओ, आप कुछ लिखो, उसको सबके सामने आप एक्सप्लेन करो। इसी तरह से आप अगर बच्चों को सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, तो सोशल साइंस में हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हम सिविक्स पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ाओगे, तो आप बच्चे जो आप आसपास जो अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं, बच्चे जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया में कोई इंडस्ट्री है, कोई कारखाना है, वहाँ पे लोगों का मेन रोजगार क्या है, तो इस तरह से आप बहुत सारी जो क्वेश्चन है बच्चों से आप पूछ सकते हो। तो जब लर्निंग जो है बच्चों की डेली लाइफ से जुड़ेगी, उनकी प्रीवियस नॉलेज से जुड़ेगी, तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो लर्निंग में जो है इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पर सेम यही चीज बात की जा रही है कि प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन विद प्रायर नॉलेज, की पूर्व ज्ञान से जुड़ाव। ठीक है, जो भी चीजें आप बताओ, उनकी जो प्रायर नॉलेज है उससे उसको लिंक करके बताओ, तो बच्चों को चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। तो इसमें विद्यार्थी सीखते समय अपने वर्तमान जो अनुभव है उसको पिछले ज्ञान से जोड़ने में सक्षम होते हैं, और विभिन्न विषयों की समझ उनकी रोजमर्रा के जीवन को जोड़कर और विकसित की जाती है। तो इट हेल्प्स लर्नर टू अंडरस्टैंड द कंटेंट बेटर। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं विषय वस्तु को समझने में उनको हेल्प मिलती है, उसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इसीलिए
कभी भी बच्चों को सिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, तो जो भी सिखाओ उनकी वो डेली लाइफ से, उनकी जो प्रायर नॉलेज है उससे लिंक करके बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को चीज़ों को सिखाया जाए। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, तो देखिए जब हम बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, तो यहाँ पर क्या है कि इन्वॉल्वमेंट जब बच्चों का है तो बच्चों को खुद से करके सीखने की यहाँ पर अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। तो लर्निंग बाय डूइंग, द रोल ऑफ स्टूडेंट इज प्राइमरी एंड इन द लर्निंग प्रोसेस, बच्चा अपने खुद के एफर्ट से सीखता है। दे एक्सपेरिमेंट विथ न्यू आइडियाज, कि वे नए विचारों के साथ प्रयोग करता है। और जो हम विशेषज्ञ की बात करें, विशेषज्ञ एक्सपर्ट, कोई पर्टिकुलर हम टीचर्स की भी बात कर सकते हैं। टीचर का काम क्या है, सेकेंडरी है, वो बच्चों का एक तरह से हेल्पर है। तो अगर बच्चों को सीखने में कोई प्रॉब्लम होगी तो टीचर्स की हेल्प से, टीचर से पूछ कर फिर चीज़ों को करेगा। लेकिन प्राइमरी रोल किसका होगा, बच्चों का होगा। तो यहाँ पर लर्निंग हो रही है कैसे, करके, कौन कर रहा है, बच्चा खुद से करके चीज़ों को सीख रहा है। और देखिए जब हम प्रिंसिपल ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं ना, तो देखिए जब क्लास में लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की होती है, उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है, बच्चों की सीखने की जिम्मेदारी उन पे खुद की होती है, बच्चा खुद के एफर्ट से सीखता है। चाहे हम लर्निंग बाय डूइंग की बात करें, चाहे हम डिस्कवरी की बात करें, हम रिसर्च की बात करें, तो देखिए जब आप खुद के एफर्ट से सीखते हैं ना, जब आपके उसमें एफर्ट्स लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका उसमें इमोशन भी जुड़ जाता है। हम कहते हैं ना, पूरे तन मन से आप उसमें लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपके इमोशंस भी जुड़ जाते हैं। इमोशंस कब नहीं जुड़ते, जब मेन जो रोल होता है टीचर का होता है, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, तो यहाँ पे कोई इमोशन नहीं जुड़ेगा। लेकिन जब आप खुद से प्रयास कर रहे हैं, खुद से एफर्ट्स कर रहे हैं, तो वहां पर आपके इमोशंस भी जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप अपने स्कूल में किसी कंपटीशन में गए, आप कंपटीशन स्पोर्ट्स का भी हो सकता है, अलग अलग डांस के भी हो सकते हैं, इस तरह के आप कंपटीशन में गए, आपने बहुत मेहनत की और वहाँ पे मान लो अगर आप फर्स्ट आए, तो कहीं ना कहीं फिर आप इतनी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और कहीं ना कहीं आंसू निकलने लगते हैं उस खुशी के, क्योंकि उसके पीछे आपका एफर्ट्स रहा है। अगर आप नहीं भी आए तब भी आप बहुत परेशान हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं जब लर्निंग आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो वहाँ पर इमोशंस भी जुड़ जाते हैं। और जब चीज़ों में हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं ना लर्निंग में, तो हम उसको दिल से सीखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, यहाँ पे सब मिलकर काम कर रहे हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बच्चों की हेल्प टीचर करें, तो पूरी क्लास में एक ऐसा माहौल होता है कोऑपरेटिव लर्निंग, जहाँ पे एक ग्रुप में हम काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो लर्नर्स वर्क टुगेदर एज अ टीम ऑन रियल लाइफ इशूज, की शिक्षार्थी वास्तविक जीवन के मुद्दों पर एक समूह के रूप में मिलकर काम करते हैं। दे टेक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम, की वे परिणाम के लिए साझा जिम्मेदारी लेते हैं। वर्किंग इन टीम enhances their capacity to learn and create, they learn how to appreciate and favor diversity, कि वे विविधता की सराहना करना और उसका लाभ उठाना सीखते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, तो यहाँ पर क्या आता है, कोऑपरेटिव लर्निंग, जहाँ पे सब मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, सीखते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग की समुदाय आधारित अधिगम, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समुदाय की स्कूल में इन्वॉल्वमेंट होती है, स्कूल की सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट होती है। अक्सर हम नुक्कड़ नाटक करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम निकालते हैं, तो बच्चे सोसाइटी में जाते हैं, लोगों के बीच में जाकर उनको अवेयर करते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि टाइम टाइम पे स्कूल, जो सोसाइटी के जो रिस्पेक्टेड जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, उनको, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको बुलाते हैं स्कूल में, ताकि अपनी नॉलेज को बच्चों के साथ शेयर कर सके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग के समुदाय आधारित अधिगम का सिद्धांत। तो लर्नर शेयर देयर लर्निंग विद कम्युनिटी मेंबर्स, दिस एंगेजेस द कम्युनिटी इन द स्कूल। तो हम देखते हैं कि इससे जो स्कूल और समाज के बीच की दूरी है वो कम होती है, और यह स्टूडेंट को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करता है। फिर हम क्रिटिकल थिंकिंग की भी बात करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द लर्नर शुड बी एबल टू एक्सप्लेन हिज लर्निंग, की ये क्या कहता है कि बच्चे जो सीख रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर सकें कि उन्होंने कैसे सीखा, उन्होंने क्या क्या किया, उनका एफर्ट्स क्या रहा, और उन्होंने कितना सीखा, और जो चीजें सीख रहे हैं उसका क्या बेनिफिट है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है कि आप सीख रहे हो तो कैसे सीख रहे हो, आपने क्या एफर्ट्स किए हैं, और जो आप सीख रहे हो क्यों सीख रहे हो, उसका क्या बेनिफिट है। प्रिंसिपल ऑफ टाइमली फीडबैक, तो यहाँ पे समय समय पे प्रतिक्रिया भी बच्चों को मिलनी चाहिए कि वो कितना सीख रहे हैं।
ये फीडबैक किसकी तरफ से हो सकता है? टीचर्स की तरफ से हो सकता है, बच्चों की जो पीयर ग्रुप है उनकी तरफ से हो सकता है, बच्चा खुद के बारे में भी फीडबैक दे सकता है। तो फीडबैक शुड बी प्रोवाइडेड एट एवरी स्टेज ऑफ लर्निंग, कि सीखने के हर चरण पे फीडबैक प्रदान करना चाहिए। दिस मेक्स द प्रोसेस ऑफ रीचिंग द डेस्टिनेशन ईजियर, तो इससे बच्चों को अपने ऑब्जेक्टिव को पाना ईजी हो जाता है। पॉजिटिव फीडबैक एट ईच पॉइंट ऑफ अचीवमेंट मोटिवेट्स द लर्नर, की उपलब्धि के प्रत्येक बिंदु पर सकारात्मक प्रतिक्रिया विद्यार्थियों को प्रेरित करती है। दिस प्रिंसिपल स्ट्रेंथन लर्निंग, की इससे जो सीखने का सिद्धांत है और मजबूत होता है। और साथ ही साथ जब फीडबैक की बात करें तो यहाँ पे पर्पसफुल इवैल्यूएशन, उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन का सिद्धांत, तो एप्रोप्रिएट टूल्स ऑफ असेसमेंट शुड बी यूज्ड टू असेस द लेवल ऑफ लर्निंग, की बच्चों की जो लर्निंग लेवल है उसको असेस करने के लिए टूल्स भी होने चाहिए। क्या किया जा सकता है? अ, चाहे ऑब्जर्वेशन की बात करें, चाहे हम मौखिक बातचीत, इंटरव्यू यहाँ पे आ जाता है, या तो पेन पेपर जो टेस्ट होता है, अलग अलग तरीके हैं जिससे बच्चों का जो लर्निंग है उसको असेस किया जा सकता है, उसको इवैल्यूएट किया जा सकता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की अनुभवजन्य अधिगम में शिक्षक की और विद्यार्थी की दोनों की क्या भूमिकाएं हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने पहले के वीडियोस में भी हम जान चुके हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है। इट इज़ अ स्किल बेस्ड लर्निंग, की एक कौशल आधारित शिक्षा है। इट टेक्स प्लेस थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं कि बच्चे जो हैं करके सीख रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो रहा है, प्रैक्टिकल लर्निंग हो रही है बच्चों की, और साथ ही साथ क्लास में जो टीचिंग लर्निंग चल रही है वहाँ पे उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इट इंक्लूड्स लर्निंग थ्रू एक्शन, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग थ्रू डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चा सीख रहा है, खुद से सीख रहा है, अपने एफर्ट से सीख रहा है, अपनी मेहनत से सीख रहा है। तो ये तो हो गई एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब हम बात करते हैं इसमें टीचर का क्या रोल है। तो जब हम बात करते हैं रोल ऑफ टीचर इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो हमें पता है कि जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की हम बात कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में जो क्लास में जो टीचर का रोल है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी रोल किसका है? बच्चे का है। तो यहाँ पर टीचर का क्या रोल होता है? द रोल ऑफ द टीचर इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज दैट ऑफ अ गाइड, की एक मार्गदर्शक की भूमिका होती है टीचर की, एक गाइड की भूमिका होती है। टीचर का काम बच्चों को सिखाना नहीं बल्कि बच्चों के सीखने में उनकी हेल्प करनी होती है। तो यहाँ पर टीचर का रोल क्या हो गया? एक गाइड का हो गया। ही गाइडेड द स्टूडेंट रेदर देन डायरेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस। वो बच्चों को निर्देश नहीं देता बल्कि बच्चों का मार्गदर्शन करता है, उनको गाइड करता है सीखने में। सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बच्चे की है। बस टीचर का क्या काम है कि बच्चों को देखना, उनको गाइड करना कि आप इस तरीके से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर टीचर का रोल एक हेल्पर का है। ही डज नॉट टीच द स्टूडेंट बट हेल्प देम इन लर्निंग, की वह विद्यार्थियों को सिखाता नहीं है बल्कि सीखने में उनकी सहायता करता है। द टीचर प्ले द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर इन दिस, की इसमें शिक्षक एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है, एक हेल्पर की भूमिका निभाता है। जिसका काम क्या है? जिसका काम बच्चों को सीखने में उनकी हेल्प करना है। टीचर का काम क्या है? बच्चों को देखना, ऑब्जर्व करना, और बच्चों को कोई हेल्प चाहिए तो फिर टीचर वहां पर बच्चों की सहायता करता है। इसके अलावा मेकिंग द क्लास स्टूडेंट सेंटर रेदर देन टीचर सेंटर, की कक्षा को शिक्षक केंद्रित ना बनाकर विद्यार्थी केंद्रित बनाना। हम अगर पहले की एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं जहाँ पे टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होती थी, जिसमें मेन रोल टीचर का होता था, टीचर पढ़ाता था और बच्चे सीखते थे। लेकिन यहाँ पर मेन रोल किसका है? प्राइमरी रोल बच्चों का है। बच्चा खुद के एफर्ट से सीखेगा और टीचर का काम क्या होगा? बच्चों की हेल्प करना। टू इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को शामिल करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना ताकि बच्चे खुद से करें, खुद से चीज़ों को सीखें। कक्षा में अधिगम अनुभव को सकारात्मक तरीके से देखना, तो बच्चा जैसे भी सीख रहा है, बच्चा एफर्ट्स कर रहा है, सीख रहा है, तो इसको एक पॉजिटिव वे में देखना कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं। किसी तरह से बच्चों को डीमोटिवेट नहीं करना, हमेशा उनको मोटिवेट करना है।
प्लानिंग एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ द स्टूडेंट। कि क्लास में जब टीचर जाता है पढ़ाने के लिए, तो आप क्लास में जाने से पहले ही आपको डिसाइड करना है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, तो बच्चों के लेवल के हिसाब से आप उससे रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटीज करा सकते हैं। आप क्या ऐसी एक क्लास में कराएंगे, क्या इस तरह की एक्टिविटीज आप प्लान करेंगे जिसमें बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। इसके अलावा प्रोवाइडिंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू लर्न बाय डूइंग, कि विद्यार्थियों को खुद से करके सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना। इसके अलावा कनेक्ट करिकुलम लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू एक्टिविटीज एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, की आप जो भी चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी कंटेंट है, तो आप क्या आपको ट्राई करना है कि उसको एक्टिविटी से जोड़ें, उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से जोड़ें। अलाउ स्टूडेंट टू एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड सॉल्यूशन देमसेल्व्स, कि विद्यार्थियों को क्लास में स्वयं करके सीखने और जो भी सॉल्यूशन है उसका खुद से समाधान करने की जो है अनुमति देना। जैसे ज़्यादातर लैब में हम देखते हैं बच्चे काम करते हैं। एक्सप्लेन योर एंड द स्टूडेंट्स रोल इन द क्लास, की कक्षा में, क्लास में आपको अपना रोल बताना है कि एज ए टीचर आपका क्या रोल है और स्टूडेंट का क्या रोल है। लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए, स्टूडेंट की होनी चाहिए, और आपका काम क्या होगा, बच्चों की हेल्प करना। बच्चा खुद के एफर्ट से सीखेगा और उसको जरूरत पड़ी तो फिर वो टीचर की हेल्प लेगा। टू इवेल्युएट द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, की विद्यार्थियों का जो अधिगम है समय समय पे उसको असेस करना, उसका मूल्यांकन करना, ताकि पता चले कि बच्चे ने कितना सीखा है, उसको कितनी और हेल्प की जरूरत है, बच्चों का जो लर्निंग लेवल है वो कहाँ पर है। टू डेवलप डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग स्किल स्टूडेंट, की विद्यार्थियों में निर्णय लेने और चिंतन करने के कौशल का विकास करना। टू सेलेक्ट सुटेबल एक्सपीरियंस फॉर टीचिंग लर्निंग इन द क्लासरूम, की कक्षा में शिक्षण अधिगम हेतु उपयुक्त अनुभवों का चयन करना। मतलब यहाँ पर है कि जब आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हो बच्चों को, तो आप पढ़ाओगे, बच्चे सीखेंगे, तो आपको एक चीज़ देखना है कि आप किस तरह से, किन किन मेथड्स का यूज़ करेंगे, किन किन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, क्या क्या आप प्लान करेंगे, ताकि क्लास में जो टीचिंग लर्निंग हो वो इफेक्टिव हो सके और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सके। इसके अलावा टू एनकरेज स्टूडेंट इन क्लास, की कक्षा में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, उनका मनोबल बढ़ाना। अब अगर हम स्टूडेंट की रोल की बात करें, रोल ऑफ स्टूडेंट इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो स्टूडेंट शुड नो देयर रोल इन द क्लास, कि बच्चों को अपनी भूमिका पता होना चाहिए। दे शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग, के अधिगम में उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, क्योंकि सीखने के लिए, समझने के लिए जरूरी है आपको एक्सपीरियंस लेना। आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे, एफर्ट करेंगे, तभी आप चीज़ों को सीखेंगे। दे शुड नॉट बी कंप्लीटली डिपेंड ऑन द टीचर, कि उन्हें शिक्षक पे पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को खुद लेनी होगी, बच्चों को खुद से एफर्ट्स करना होगा, टीचर सिर्फ उनकी हेल्प करेगा। दे मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ऑन लर्निंग, कि उन्हें अपने अधिगम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, की जब क्लास में बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है खुद से करने की, खुद से करके सीखने की, तो यहाँ पर बच्चों में को क्या करना चाहिए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है या डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटीज है उसको डेवलप करना चाहिए। इसके अलावा जो लीडरशिप स्किल है उसको डेवलप करना चाहिए। एम्फेसिस ऑन रिफ्लेक्शन, जो सीख रहे हैं उसको समझने पे बल देना चाहिए। और सेकंड चीज है एनालाइजिंग एंड कंसेप्चुलाइजेशन, मतलब उसको आत्मसात करना, सीखना, समझना, ताकि आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो सके, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है, जो भी पर्टिकुलर कंसेप्ट है, वो आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये किसका रोल है, बच्चों का। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में टीचर का क्या रोल है, स्टूडेंट का क्या रोल है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, प्रोसेस या स्टेप्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य अधिगम की क्या प्रक्रिया है, क्या चरण है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जैसा पहले भी हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जान चुके हैं कि जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, तो ये क्या है, एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, विद्यार्थी केंद्रित एक लर्निंग एक अधिगम है, जिसमें जो सेंटर पॉइंट में क्या है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। जहां पर चाहे हम पेस ऑफ लर्निंग की बात करें, चाहे मेथड्स की बात करें, वहां पे कंट्रोल किसका होता है, बच्चों का होता है।
टीचर को क्लास में इस तरह के मेथड से यूज करना होता है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होती है ताकि बच्चा खुद से करे, खुद से चीज़ों को सीखे। तो फिर यहाँ पर जब हम क्लासरूम की बात करते हैं, तो चाहे हम असेसमेंट की बात करते हैं, चाहे हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, चाहे डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, चाहे नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, सभी में जो प्राइमरी रोल होता है, प्राथमिक जो भूमिका होती है, वो बच्चों की खुद की होती है। क्लास में टीचर बच्चों को अपॉर्चुनिटी देगा, बच्चों को फ्रीडम देगा, जहां पर बच्चे खुद से चीजों को करें, ताकि बच्चा खुद को खुद से असेस करे, खुद से क्रिटिकली सोच सके, डिसीजन ले सके और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके। तभी तो हम कहेंगे कि इसको हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कहेंगे, तभी हम इसको कहेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जहां पे बच्चा सीख रहा है, खुद के एक्सपीरियंस से चीजों को सीख रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं बच्चा इंडिविजुअली भी काम करता है और एक ग्रुप के साथ भी काम करता है। और यहाँ पर जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता था कि टीचर जो भी बच्चों को बताते थे बच्चा मान लेता था, लेकिन यहाँ पर इस तरह का नहीं है। बच्चा कौन सी चीज मानेगा? जो बच्चा खुद के एफर्ट से चीजों को प्रूव करता है, खुद एक्टिविटी करता है और उन चीजों को साबित करता है, तो वही चीजें सही है जो बच्चा अपने खुद के एफर्ट से चीजों को जान रहा है। यहाँ पर मतलब जो टीचर ने बताया, सुनी सुनाई बातों को बच्चा नहीं मानेगा, बल्कि खुद से उसको एक्सपेरिमेंट करके देखेगा। तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं, स्टेप्स की बात करते हैं, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, एक प्रोसेस है जिसमें कुछ स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है बच्चों को दी जा सकती है। तो ये कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को देख लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखते हैं, आइडेंटिफाइंग द टॉपिक्स टू बी ट्रांजेक्टेड, कि जो भी पढ़ाए जाने वाले विषय हैं उसकी पहचान करना। और उसके बाद कलेक्टिंग द रिलेवेंट एक्सपीरियंस, प्रोवाइड गैजेट्स एंड मटेरियल, की प्रासंगिक अनुभव प्रदान करने वाली जो सामग्री है उसको एकत्रित करना। उसके बाद अरेंजिंग प्री लर्निंग ओरिएंटेशन फॉर द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के लिए सीखने से पूर्व के जो अभिमुखीकरण है या ओरिएंटेशन है उसकी व्यवस्था करना। प्रोवाइडिंग टेंशन फ्री एटमोसफियर ऑफ लर्निंग। रिव्यूइंग द सक्सेसफुल एंड प्रॉब्लमेटिक एक्सपीरियंसेस, की सफल या और जो समस्याग्रस्त अनुभव है उसकी समीक्षा करना। रिफ्लेक्शन ऑन लर्निंग, डेवलपिंग कंसेप्चुलाइजेशन स्किल, और लास्ट में डेवलपिंग एप्लीकेशन स्किल। तो अब एक एक करके हम बात करते हैं। तो देखिए, अब हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, अगर इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस है बच्चों को देने हैं, उनको सिखाना है, तो सबसे पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि टॉपिक क्या है। सबसे पहले तो टॉपिक डिसाइड होगा। तो इन दिस स्टेज द टीचर हैज टू कंसंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट विच इज टू बी टॉट टू द स्टूडेंट, कि इस चरण में शिक्षक का काम क्या है? सबसे पहले उस टॉपिक को डिसाइड करना है जो बच्चों को पढ़ाया जाना है, और साथ ही साथ ये भी देखना है, उसे ये भी पहचानना है, उसे ये भी आइडेंटिफाई करना है कि अधिगम अनुभव किस प्रकार बच्चों को दिए जा सकते हैं। हाउ लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइड, स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और इंक्लूडेड इन लर्निंग, कि बच्चों को किस तरह से, जैसे हमने पहले की क्लासेस में बात की एक्सपीरियंशियल लर्निंग में दो चीज, चाहे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करें या बच्चों के इन्वॉल्वमेंट की बात करें, तो यहाँ पे टीचर को डिसाइड करना है कि क्या किया जाए, क्लास में किस तरह की एक्टिविटीज या प्लान किया जाए जब टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, कि क्लास में बच्चों को टीचिंग लर्निंग में इन्वॉल्व करना है या बच्चों को खुद से ही करके सीखने के अवसर देना है। तो टॉपिक डिसाइड करना है, उस टॉपिक को कैसे पढ़ाया जाए इस चीज को भी डिसाइड करना है, आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद चलो टॉपिक तो डिसाइड कर लिया, अब उससे रिलेटेड जो मटेरियल है, जो सोर्सेस है, उसको इकट्ठा करना है कि अब किन तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्या क्या तरीके हैं जहां पर बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो अलग अलग तरीके हैं, चाहे यहाँ पर रोल प्ले की बात करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स या गेम्स की बात करते हैं, और भी काफी सारे तरीके हो सकते हैं। तो जब हम स्टेज की बात करते हैं, तो टीचर शुड सेलेक्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द स्टूडेंट टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और पार्टिसिपेट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर मान लो बच्चों को अगर एक कंसेप्ट समझाना है कि ट्रूथ क्या है, लाई क्या है, एंगर क्या है, हैप्पीनेस क्या है, तो किस तरह से ये जो कंसेप्ट है बच्चों को समझाया जाएगा। तो या तो बच्चों को रोल प्ले करने के लिए कहा जा सकता है, या तो बच्चों को स्पोर्ट्स या गेम्स के थ्रू भी इस तरह की चीज़ों को सिखाया जाता है, क्योंकि बच्चे जब जीतते हैं तो एक एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, कई बार गुस्सा भी आता है। तो अलग अलग, चाहे हम रोल प्ले की बात करते हैं तो वहाँ पे सच क्या है, झूठ क्या है, ये सारी चीज़ें भी इनके थ्रू बच्चों को बताई जा सकती है। तो यहाँ पर किन तरीकों से उस मटेरियल के, किन मटेरियल से बच्चों को बताना है, सिखाना है, अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। तो इस टाइप में ठीक है। तो फर्स्ट में
टॉपिक डिसाइड करना, यहाँ पर मटेरियल की किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। अब यहाँ पर क्या हुआ, चलो आपने टॉपिक भी डिसाइड कर लिया, आपने मटेरियल कंटेंट भी या जो मेथड्स वो भी डिसाइड कर लिया कि इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्री लर्निंग ओरिएंटेशन। प्री लर्निंग ओरिएंटेशन की जब हम बात करते हैं, मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले, आप जो टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले इस चरण में क्या किया जाएगा, द टीचर प्लान टू इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर अब टीचर ही इस चीज़ को प्लान करेगा कि टीचिंग लर्निंग में किस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेगा, बच्चों का एक प्री लर्निंग ओरिएंटेशन लेगा, जहाँ पर बच्चों को पहले से बता दिया जाएगा कि उनको एक जानकारी दी जाएगी कि उन्हें क्या और कैसे सीखना है। विद द स्टूडेंट बिकम मेंटली प्रिपेयर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड न्यू नॉलेज। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को जब हम कोई नई चीज कराते हैं, कोई एक्टिविटी कराते हैं, तो पहले ही बच्चों को बता देते हैं कि आपको नेक्स्ट डे क्या एक्टिविटी कराई जाएगी, उसमें आपको कैसे करना है। चाहे ग्रुप डिसाइड कर दिया जाए, चाहे पहले ही बच्चों को इंडिविजुअली वो वर्क दे दिया जाए खुद से करने के लिए। तो यहाँ पर प्री लर्निंग ओरिएंटेशन होगा, जहाँ पे बच्चों को पहले से ही बता दिया जाएगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, इंडिविजुअली करना है, ग्रुप में करना है, ताकि बच्चे फिजिकली और मेंटली इस चीज के लिए तैयार हो जाएं। फिर नेक्स्ट स्टेप, चलो आपने बच्चों को बता दिया कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद अब बच्चों को एक पूरा उनको फ्रीडम दे दो, ताकि बच्चा खुद से चीजों को करे, खुद से चीजों को सीखे। तो यहाँ पर खुद से करने के लिए, खुद से सीखने के लिए बच्चों को एक एनवायरनमेंट देना है, एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जहाँ पे किसी तरह का स्ट्रेस ना हो, टेंशन फ्री फ्री एनवायरनमेंट, जहाँ पे बच्चा आराम से चीज़ों को सीख सके। और टीचर का रोल क्या होगा, टीचर का रोल सिर्फ एक फैसिलिटेटर का या गाइड का होगा। नेक्स्ट है, चलो बच्चे ने एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए, बच्चों ने एक्टिविटी की, ठीक है। बच्चों ने, उनको जो एक्टिविटी असाइन की गई थी, जो चैप्टर टॉपिक डिसाइड हुआ था, बच्चे ने खुद के एफर्ट से उसमें इन्वॉल्व हुए और उन चीज़ों को किया। अब अगर इस स्टेप की बात करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों ने जब एक्टिविटी की, ठीक है, खुद के एफर्ट से किया, तो यहाँ पर बच्चा रिव्यू करेगा, समीक्षा करेगा कि जो भी उसने काम किया, ठीक है, वहाँ पर बच्चों को क्या-क्या समस्याएँ आई और उसको उसमें सफलता मिली कि नहीं। तो मतलब जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी लर्निंग के दौरान आई, बच्चा उसकी समीक्षा करता है। तो दिस रिव्यू इनेबल हिम टू लर्न इफेक्टिवली, कि ये समीक्षा उसे प्रभावी ढंग से सीखने में सक्षम बनाती है। अक्सर आप भी जब कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उसके बाद आप रिव्यू करते होंगे ना, कि आपने जो भी काम किया उसमें आपको क्या-क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आपने उन मुश्किलों का सामना करके किस तरह से सफलता को प्राप्त किया। तो यहाँ पे रिव्यू करने की बात आती है। फिर आता है रिफ्लेक्शन, कि हमने क्या सीखा। तो हम अगर यहाँ पर बात करें, इस टाइप की बात करें, तो इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस टुवर्ड लर्निंग, कि इसमें अधिगम की दिशा में पिछले अनुभवों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया शामिल है। यहाँ चिंतन का अर्थ है प्राप्त अनुभवों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि आपने क्या सीखा, इस पूरी एक्टिविटी से आपने क्या सीखा। तो रिफ्लेक्शन नॉट ओनली confirms one's अंडरस्टैंडिंग, बट इट ऑल्सो इनेबल द लर्नर्स टू रिफाइन what हैज बीन लर्न, कि उसने क्या सीखा यहाँ से। फिर नेक्स्ट स्टेप, डेवलपिंग कंसेप्चुलाइजेशन स्किल, की संकल्पनात्मक कौशल का विकास करना। तो इन दिस स्टेज द लर्नर इज इन अ पोजिशन टू वर्बली एक्सप्लेन द लर्न फिनोमिनन, कि यहाँ पर अब आपने चीज़ों को सीख लिया, आपने रिव्यू भी कर लिया, आपने जान लिया कि आपकी क्या लर्निंग हुई। तो जो लर्निंग हुई उसको आप क्या करना है, आपको बताना है। आप इस काबिल हो जाओ कि जो भी आपने सीखा आप उसको एक्सप्लेन कर सको, आप उसको बता सको। इट इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग इवेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन देम, कि इसमें जो भी घटनाएं हैं, ठीक है, जो भी आपने एक्टिविटी की, जो भी आपने सीखा, उसकी व्याख्या करना और चीज़ों के बीच में संबंध बनाना शामिल है, ताकि ये पता चल सके कि जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। लास्ट अगर बात करें, जो भी चीजें सीखी है उसको अप्लाई करना। इन दिस स्टेट द लर्नर आर इन अ पोजिशन टू असेम्बलेट देयर लर्निंग, की चरण में शिक्षार्थी अपनी सीख को आत्मसात करने की स्थिति में होते हैं। वो अपनी सीख को नई परिस्थितियों में लागू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कि एक व्यक्ति जिसने कार चलाना सीख लिया है, अब वो लंबी ड्राइव पे जा सकता है, उसे पता है, उसको क्लच के बारे में पता है, उसको ब्रेक के बारे में पता है, उसे गियर के बारे में पता है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, जैसे चाय की बात करें, तो हाँ,
आपने चीज़ें सीख ली, चाय बनाना सीख लिया, आपको पता चल गया कि आपको कैसे चाय बनाना आता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में भी आपने जब किसी भी, चाहे हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, ठीक है? तो कोई भी अगर आप इक्वेशन है आप सॉल्व करना सीख जाते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो वो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम डेवलपिंग एप्लीकेशन स्किल की, मतलब जो चीज़ें आपने सीखी अब उसको आपने अप्लाई करना सीख लिया, आप अब उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अनुभवजन्य अधिगम के क्या लाभ हैं, क्या सीमाएं हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अनुभवजन्य अधिगम के क्या क्या लाभ हैं। स्टूडेंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट ऑन देयर ऑन, कि विद्यार्थियों को स्वयं से अभ्यास और प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। तो देखिए, बार बार हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग में यही बात कर रहे हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है, जहां पर सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बच्चे की अपने खुद की होती है। टीचर का रोल क्लास में सिर्फ एक फैसिलिटेटर का होता है। टीचर क्या करता है क्लास में, बच्चों को सीखने की ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है। क्लास में टीचिंग लर्निंग में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है और इसके अलावा बच्चों को अलग से एक्टिविटीज़ भी दी जाती है ताकि बच्चे खुद से करें, खुद से एक्सपीरियंस लेकर चीज़ों को सीखें। तो जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है, पूरी फ्रीडम मिलती है कि बच्चा प्रैक्टिस करे और अपने आप से चीज़ों को सीखे, अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करे। दिस अप्रोच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द लर्नर। तो देखिए, जब आपको फ्रीडम मिलती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है खुद से करने की, खुद से सीखने की, तो जाहिर सी बात है आप किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। दिस डेवलप्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, तो इससे विद्यार्थियों की समझ का भी विकास होता है। दिस मेक्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, तो इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी रुचिकर बनती है, बोरिंग नहीं होती। देखिए, बोरिंग कब होती है, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं। लेकिन जब क्लास में जितनी टीचर की हम इन्वॉल्वमेंट कहते हैं टीचिंग लर्निंग में, उससे ज़्यादा जब बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो, तो बच्चे क्लास में एक्टिव रहते हैं, एक्टिव मोड पे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बच्चे क्लास में एक्टिव होते हैं, अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेते हैं, खुद से एफर्ट्स करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तो इससे क्या होता है, जो लर्निंग होती है वो इंटरेस्टिंग होती है। इट अलाउ स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक, तो यह विद्यार्थियों को गलतियों से सीखने की अनुमति देता है। बच्चा खुद से कोशिश करता है, गलती करता है, फिर गलती से सीखता है, फिर कोशिश करता है, फिर सफल होता है। यह चिंतन और आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करता है। तो बच्चा जो भी काम करता है, चीजों को सोचता है, सेल्फ असेस करता है, खुद का निरीक्षण करता है कि क्या, कहाँ पर क्या कमी रह गई, क्या और करना है। थ्रू दिस इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट कंसेप्ट, तो इससे क्या होता है कि कठिन अवधारणाओं को भी समझना आसान हो जाता है। इट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर एक्सपीरियंस एंड अडल्ट लाइफ, कि अब विद्यार्थियों को भविष्य के अनुभव और वयस्क जीवन के लिए तैयार करता है। क्योंकि चाहे हम थिंकिंग स्किल की बात करें, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बात करें, ये सारी चीजें बच्चों में डेवलप होती है, तो बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करता है। दिस हेल्प्स इन डेवलपिंग लीडरशिप एबिलिटीज टू न्यू लेवल, तो इससे नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है बच्चों का। दिस इंक्रीजेस मोटिवेशन टू लर्न बिकॉज इट इज अबाउट एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो इससे सीखने की प्रेरणा बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है। इट एनकरेजेस पार्टिसिपेशन इन ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी, की समूह आधारित गतिविधियों में भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है। तो देखिए, जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें, बच्चों को अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल भी मिल रही है और ग्रुप में भी मिल रही है। बच्चा इंडिविजुअल भी चीज़ों को करके सीख रहा है, तो ग्रुप में भी सबके साथ भी मिलकर चीज़ों को कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, चीज़ों को सीख रहा है। तो इट हेल्प्स रिटेन मेमोरी, कि जब आप खुद के एफर्ट से चीज़ों को सीखते हैं ना, तो आपकी जो जो लर्निंग होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है। द प्रोसेस ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिफ्लेक्शन एंड एनालाइजिंग, तो इस प्रोसेस, जैसे इससे पहले के जब हमने वीडियोस में हमने बात की थी,
हमने स्टेप्स की बात की, प्रोसेस की बात की। तो जब हम अगर इसकी बात करते हैं, एक्सप्रेशनल लर्निंग की बात करते हैं, तो इस प्रक्रिया में बच्चों को चाहे हम बात करते हैं चिंतन की, चाहे हम बात करते हैं विश्लेषण की, तो इसका पूरा अवसर बच्चों को प्राप्त होता है। जो भी बच्चों की अपनी एफर्ट्स हैं, जो मेहनत है, बच्चा फिर उसको रिव्यू करता है, उसको एनालाइज करता है, सीखता है कि उसने क्या सीखा है, क्या उसकी प्रॉब्लम रही, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। इट एनकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन स्टूडेंट की। यह विद्यार्थियों में निर्णय लेने और समस्या समाधान कौशल के विकास को भी प्रोत्साहित करता है। एंड इट हेल्प्स द लर्नर इन द लर्निंग प्रोसेस टू नो विच मेथड इज बेटर। तो बच्चे अलग अलग जो मेथड्स का यूज करते हैं, उनको पता चलता है कि कौन सा तरीका बेहतर है, किन तरीकों से ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। और हम मेन चीज़ अगर यहाँ पे देखते हैं, इट एनकरेजेस द लर्नर टू टेक ऑनरशिप ऑफ हिज एक्शन, कि यहाँ पर बच्चा अपनी एक्टिविटी की, अपनी लर्निंग की खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य अधिगम की सीमाएं। इट इज यूजफुल ओनली व्हेन इट इज यूज्ड इन रियल लाइफ। यह तभी उपयोगी है जब आप इसका उपयोग अपने वास्तविक जीवन में करते हैं। आपने चीजों को सीखा, आपने जाना, आपने समझा, लेकिन अगर आपने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया, यूज ही नहीं किया, तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता। और जो बच्चे, जो विद्यार्थी इन एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, अनुभवहीन है, तो वो कैसे चीज़ों को सीखेंगे? तो यहाँ पर तो उनको पूरी तरीके से टीचर्स पे ही निर्भर रहना पड़ जाता है। और लर्निंग आउटकम्स आर नॉन प्रिडिक्टेबल, कि सीखने का जो परिणाम है पूर्वानुमानित नहीं है। बच्चा मेहनत करता है, कोशिश करता है, बहुत सारे बच्चे सीख जाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं सीख पाते। तो पहले से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा सीख ही लेगा या नहीं सीख पाएगा। इफ द लर्नर इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, ही और शी मे एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशन। जैसा कि हर चीज में हम देखते हैं कि अगर बच्चा एफर्ट्स कर रहा है, नहीं सीख पाता, नहीं समझ पाता, तो कहीं ना कहीं उसमें एक नेगेटिव जो फीलिंग है डेवलप हो जाती है। और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत समय लगता है। और अगर सीखने वाले को, बच्चों को पूरा टाइम नहीं दिया गया सीखने का, समझने का, अप्लाई करने का, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है पूरा नहीं हो पाता। और मैनी टाइम स्टूडेंट में हेजिटेट वाइल इम्प्लीमेंटिंग देयर प्लान्स, की कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को हेजिटेशन होती है, उनको डर लगता है कि जो उन्होंने सोचा है उसको इम्प्लीमेंट करने का। और यह एक कठिन कार्य है जिसे हर कोई स्वेच्छा से नहीं करना चाहता। बहुत बार ये भी होता है कि क्लास में टीचर तो प्लान करके गया कि नहीं, बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी देंगे, लेकिन बच्चा ही नहीं करना चाहता, वो आगे बढ़ता ही नहीं, तब भी ये सक्सेस नहीं हो सकता। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टीचिंग नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स थ्रू एक्सपीरियंशियल मोड, कि एक्सपीरियंशियल मोड के थ्रू जो नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए, कैसे समझाया जाए। तो आज की इस वीडियो में इसी पॉइंट पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स क्या होते हैं और प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स क्या होते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और स्टार्टिंग में जब हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की थी, तो वहाँ पर दो बातें हमने जानी थी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहला हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जहाँ पर बच्चों को मौका दिया जाता है खुद से करके सीखने का। तो यहाँ पर हमने बात की थी लर्निंग बाय डूइंग की। और दूसरा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की, क्लास में जब टीचिंग लर्निंग हो तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए टीचिंग लर्निंग में, ताकि बच्चों का जब एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा तो बच्चे बिल्कुल एक्टिव होकर चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो क्लास में इंगेजमेंट ज़्यादा होनी चाहिए बच्चों की। अब यहाँ से हम बात करते हैं, समझते हैं प्रोजेक्टेबल और नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स के बारे में। तो जब हम नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स की बात करते हैं तो उनका संबंध होता है क्लास में जो टीचिंग लर्निंग जो चलती है, तो उसमें जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं, तो उनका संबंध किससे है? उनका संबंध नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक से है। और क्लास के बाहर की जो एक्टिविटीज हैं, जहां पर बच्चों का, हम कह रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके चीजों को सीख रहा है, जान रहा है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम जब
the nature of course content to be transacted by teacher during teaching learning phase या process can broadly be divided into projectable and non projectable activities की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा संचालित की जाने वाली जो पाठ्यक्रम सामग्री है, जो कोर्स कंटेंट है, उसको मोटे तौर पर हम देखते हैं प्रोजेक्टेबल और गैर प्रोजेक्टेबल गतिविधियों में विभाजित किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रोजेक्टेबल जो एक्टिविटीज और नॉन प्रोजेक्टेबल एक्टिविटीज कौन-कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन प्रोजेक्टेबल की। तो टीचर कैन मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम फॉर नॉन प्रोजेक्टिव टॉपिक्स की शिक्षक नॉन प्रोजेक्टिव जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनके लिए कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकता है कि जब क्लास में जब टीचिंग लर्निंग चलती है, नॉन प्रोजेक्टिव जो प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, तो किस तरह से टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बना सकता है, बच्चों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जानना होगा कि हमें नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, हम बात अगर करते हैं नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं, हम बात करते हैं हिंसा बनाम अहिंसा की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, दया की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, यहाँ तक कि हम क्रिएटिविटी की रचनात्मकता की बात करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स हैं। तो अब इस तरह के जो टॉपिक्स हैं क्लास में जो टीचिंग लर्निंग से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, इनको कैसे पढ़ाया जाए? इनको कैसे समझाया जाए? तो यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया कि नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स क्या हैं, लेकिन अब इनको पढ़ाने का तरीका क्या है? तो इसके लिए भी अलग-अलग तरीके हैं। आप एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू बच्चों को बता सकते हैं। बच्चों से भी एग्ज़ाम्पल आप जान सकते हैं। इसके अलावा क्लास में नाटक हो सकता है, रोल प्ले हो सकता है, स्टोरी टेलिंग हो सकती है, वीडियोज़ दिखाए जा सकते हैं। तो इस तरह के अलग-अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से आप जो नॉन प्रोजेक्टेबल जो टॉपिक्स हैं, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं क्लास में, बच्चों को बता सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं और बच्चों का भी इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करके बच्चों को जब क्लास में आप एंगेज करेंगे, तो बच्चे भी इसके बारे में जो भी उनके अपने विचार हैं, वो चीज़ों को बताएँगे, समझाएँगे। तो इस तरह से जो नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स हैं, बच्चों को इन अलग-अलग तरीके से मेथड से पढ़ाए जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें टीचर एक्सप्लोर द सुटेबल टूल्स एंड मटेरियल फॉर फैसिलिटिंग लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात आ रही है तो यहाँ पर क्या है प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स। तो अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कंडक्टिंग अ मॉक सेशन ऑफ पार्लियामेंट, या जब हम देखते हैं अलग अलग जगह पे हम विजिट के लिए जाते हैं, एजुकेशनल टूर्स होते हैं। तो एक किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं प्रोजेक्टेबल कंटेंट। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है बच्चों को, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बच्चा खुद से कर रहा है, चीज़ों को सीख रहा है, जान रहा है। तो यहाँ पर जब हम नॉन प्रोजेक्टेबल की बात करते हैं तो उसका संबंध क्लास में जो टीचिंग लर्निंग है, और जब हम प्रोजेक्टेबल की बात करते हैं तो जो क्लास के बाहर की जो एक्टिविटीज़ है उसमें इसको शामिल किया जाता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स क्या होते हैं, नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स क्या होते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, इंडियन थिंकर्स ने अपनी एजुकेशनल फिलॉसफी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में, अनुभवजन्य अधिगम के बारे में क्या-क्या बातें कही। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इंडियन थिंकर्स को जानने से पहले अगर हम इंडियन एजुकेशन की बात करें, भारतीय शिक्षा की बात करें, तो अगर हम प्राचीन भारतीय शिक्षा की बात करें कि जब हम पहले वैदिक पीरियड था, उस टाइम हमारे यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। आप सबने भी इस सिस्टम के बारे में सुना होगा। तो जब हम गुरुकुल सिस्टम की बात करते हैं तो उस टाइम की पूरी एजुकेशन एजुकेशन जो थी वो स्किल बेस्ड एजुकेशन थी। दैट सिस्टम वाज एंटायरली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि वह प्रणाली पूरी तरीके से अनुभवजन्य अधिगम पर आधारित थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए और इन्होंने भारत पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, तो इन्होंने जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिस्टम था इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया और एक नया सिस्टम आया, स्कूल एजुकेशन सिस्टम आया, जहां पर किस चीज पर ज्यादा फोकस किया गया, जहां पर बुकिश नॉलेज पर ज्यादा फोकस किया गया। बुकिश नॉलेज और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जगह रट्टा मार सीखना, इस पर ज्यादा बल दिया गया।
उनका मेन पर्पस बच्चों को आत्मनिर्भर नहीं बनाना था, बल्कि मानसिक रूप से भी अंग्रेजों का गुलाम बनाना था। तो जब ये नया सिस्टम जो आया अंग्रेजों के द्वारा, ये जो नया सिस्टम लाया गया, तो अंग्रेजों द्वारा प्रगति के नाम पर शुरू की गई शिक्षा, ये भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार के अनुरूप नहीं थी। ये किसके अनुरूप थी? जो ये वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कंट्री है, उनकी अनुरूप थी, ताकि भारतीयों को शारीरिक रूप से तो गुलाम बना लिया गया है, मानसिक रूप से भी अंग्रेजों का गुलाम बनाया जाए। और देखिए, जब हम बात करते हैं भारत के सांस्कृतिक लोकाचार की, हम बात करते हैं कल्चरल एथोस की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो पुराना सिस्टम था, भारतीय संस्कृति में हमेशा घर और समाज में बड़ों से सीखने पर ज़्यादा फोकस किया गया। अक्सर हम अपने बड़ों के एक्सपीरियंस से चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं। जैसे आपके भी जो माता-पिता हैं, आपके जो घर में बड़े-बुजुर्ग हैं, आपसे अक्सर आपसे कहते होंगे कि कभी किसी अनजान का भरोसा मत करो। कभी भी कोई अननोन आपको कोई खाने के लिए चीज़ें देता हो, आप उसको मत खाया करो। और यहाँ तक कि जब आप कोई खाना खाते हैं, तो अगर आपको वो कड़वा लगता है, तो मतलब है वो खाना खराब हो चुका है। अगर आप बस में ट्रैवल करते हैं, तो अक्सर आप कोशिश करो कि आप हमेशा लेफ्ट साइड बैठो, आप राइट साइड कभी मत बैठो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो अगर भारतीय जो ये सीखने की परंपरा थी, हमेशा हमने अपने घर, समाज में बड़ों से सीखना, यहाँ और हम बात करते हैं पर्यावरण से जुड़े रहना, तो हम अक्सर देखते हैं हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की पूजा करते हैं, और अपने भरण-पोषण से जुड़े हर काम खुद से करने पर जोर दिया गया। भारतीय सिस्टम में हमेशा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने पे फ़ोकस किया गया। जैसे अगर शहर में रहने वाले बच्चे हैं, अक्सर देखो तो इनको अगर खेलना होता है, तो खिलौने जो हैं क्या करते हैं, दुकान से खरीदते हैं। लेकिन आपकी अगर अपने आप दादा-दादी से या नाना-नानी से पूछेंगे, या अगर हम आज भी गाँव में जाएँ, तो वहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे होते थे, वो खिलौना खरीदते नहीं थे, बल्कि खिलौने को खुद से अपने आस-पास की चीज़ों से खिलौने को खुद बनाते थे और उसी से खेलते थे। तो हम अगर बात करें, हमारे यहाँ पर जो एक सिस्टम रहा है, एक जो कल्चर रहा है, आत्मनिर्भरता का सिस्टम रहा है, यहाँ पर चाहे हम एजुकेशन की बात करें, ठीक है? चाहे हम एक्सपीरियंस की बात करें, तो यहाँ पे बात की गई है कि बच्चों को बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाने पर फ़ोकस किया जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद जो वेस्टर्न एजुकेशन आया, इन्होंने ये सारी जो चीज़ें थी, जो आत्मनिर्भरता थी, इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। But in the name of Western education, we have lost the edge that we had our learning by doing. लेकिन पश्चिमी शिक्षा के नाम पर हमने वो बढ़त खो दी। हमारा जो पुराना सिस्टम क्या था, करके सीखना, अपने एक्सपीरियंस से सीखना। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए, नई सिस्टम आई, तो यहाँ पे रोट लर्निंग आ गई, बुकिश नॉलेज, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया। लेकिन हम देखते हैं अनेक भारतीय विचारक इस पद्धति का अपने-अपने ढंग से प्रचार-प्रसार करते रहे। किस पद्धति का? जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, हमारे जो गुरुकुल सिस्टम था, तो इस चीज़ का अपने-अपने तरीके से प्रचार-प्रसार इन्होंने किया। Each one of them has given a creative twist to the idea of imparting holistic learning, कि उनमें से प्रत्येक ने समग्र शिक्षा प्रदान करने के विचार को एक रचनात्मक मोड़ दिया कि किस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों को दी जाए। इस चीज़ पर जो इंडियन थिंकर्स थे, भारतीय विचारक थे, उन्होंने फ़ोकस किया। तो अब हम कुछ जो इंडियन थिंकर्स हैं, उनकी हम बात करते हैं। हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की, हम बात करेंगे रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की, हम बात करेंगे एम.के. गांधी जी की, हम बात करेंगे श्री अरविंदो जी की, जिद्दो कृष्णमूर्ति की और गिजुभाई बधिका की। तो इनकी जो ऑलरेडी अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे, तो ऑलरेडी जो फ़िलॉसफ़ी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ़ हम बात करेंगे कि इन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में क्या-क्या बातें कही। और लास्ट में जब आप कंक्लूजन निकालेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे थिंकर्स हैं, इनकी बातें बिल्कुल एक जैसी ही आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए अगर एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन करने के लिए आ गया, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना, सभी का एक बेसिक एक कॉमन पॉइंट आप याद कर लेना, और उसी को आप सब में ही लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? विवेकानंद ने जीवन के अनुभवों के माध्यम से सीखने की अवधारणा को सुदृढ़ किया कि हमें जो हमारी लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस है, हमें उससे सीखना चाहिए। ही एनकरेज थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म,
विच सजेस्ट दैट ह्यूमंस कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मीनिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, कि उन्होंने रचनावाद के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया, जो क्या बताता है कि मनुष्य अपने अनुभवों से ज्ञान और अर्थ का निर्माण करता है। इसलिए बच्चों को भी पूरी फ्रीडम दी जाए, बच्चों को भी पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि बच्चा खुद से करके चीज़ों को सीखे, अपने एफर्ट से चीज़ों को सीखे। ही asserted दैट मैन मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन, की उन्होंने जोर दे के कहा कि मनुष्य निर्माण शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो इसीलिए एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए, और टीचर्स का भी काम क्या है, बच्चों को सिखाना नहीं बल्कि इस तरह से अपॉर्चुनिटी देना, ताकि बच्चा खुद के प्रयासों से अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करे। स्वामी विवेकानंद जी ने ये भी कहा कि इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, की जो शिक्षा है ये हमेशा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया, सेल्फ डिस्कवरी पे, सेल्फ अवेयरनेस पे, सेल्फ परफेक्शन पे एंड सेल्फ मैनिफेस्टेशन पर। इन चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया, उन्होंने जोर दिया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा को किताबों की सामग्री से भरने की बजाय मनुष्य के दिमाग को विकसित करना चाहिए। और मनुष्य का दिमाग कैसे विकसित होगा, जब बच्चों को खुद से करने का, खुद से सीखने का उसको पूरा अवसर दिया जाएगा, तभी तो बच्चा चीज़ों को सीखेगा। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी फिलॉसफी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को लेकर बात कही। फिर अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं, तो जब हम इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहला है फ्रीडम, दूसरा अगर हम बात करें प्रकृति के साथ सक्रिय संचार, और रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति। यहाँ पर बात की जा रही है कि बच्चों को सीखते टाइम पूरी फ्रीडम देनी चाहिए। देखिए, इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड की बात, एजुकेशन की बात की, चाहे हम विवेकानंद जी की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, और भी जो हम इंडियन थिंकर्स की बात करेंगे, तो सभी ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की, उन्होंने फ्रीडम की बात की। और टैगोर जी ने क्या कहा कि फ्रीडम भी मिले, एक्टिव कम्युनिकेशन विथ नेचर, कि बच्चों को उनके नेचर के अनुरूप और नेचर के बीच में बच्चों को सिखाया जाए, बच्चों को क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, की बच्चों के अंदर की जो प्रतिभा है उसको बाहर निकालने का पूरा अवसर दिया जाए, पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, बच्चों की रुचि के हिसाब से उनको सिखाया जाए। टीचर्स का काम क्या है, बच्चों की हेल्प करना, सीखने में हेल्प करना। बाकी बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए खुद से करने की, खुद से चीज़ों को सीखने की। टैगोर का क्या मानना था कि कक्षा की 4 दीवारों तक सीमित शिक्षा कृत्रिम हो जाती है, वो बनावटी शिक्षा होती है और अपना मूल्य खो देती है। इसलिए बच्चों को क्लास से बाहर निकालकर प्रकृति के बीच में चीज़ों को सिखाया जाए, उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए, और पूरा अवसर दिया जाए खुद से करने का, खुद से सीखने का। हमें चाहिए कि संस्था का महान कार्य, संस्था का मतलब स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनका महान कार्य क्या है, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मन और सभी इंद्रियों की शिक्षा प्रदान करना, कि बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू सिखाना, उनकी जो सेंसेस है उसको डेवलप करना। और इन्होंने एक चीज और कही, यू कैनॉट क्रॉस द सी मेर बाय द स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर, कि आप केवल खड़े होकर पानी को निहारने से आप समुद्र पार नहीं कर सकते। आप सिर्फ समुद्र के एक साइड खड़े होकर आप सिर्फ पानी को देखकर समुद्र पार नहीं कर सकते। समुद्र पार करने के लिए आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा, खुद से एफर्ट्स करना पड़ेगा। इसी तरह से बच्चे सिर्फ क्लास में बैठकर टीचर्स की बातें सुनकर जो है चीज़ों को सीख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, बल्कि बच्चों को भी पूरा इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, उनको भी पूरे अवसर दिए जाने चाहिए करके सीखने के। फिर जब हम एम के गांधी की बात करते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, सिर्फ पढ़ लिख जाना, लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट नो एजुकेशन, कि सिर्फ पढ़ लिख जाना, साक्षरता ही अपने आप में शिक्षा नहीं है। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, की उनका मानना था कि शिक्षा से तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर का, मन का और आत्मा का सर्वश्रेष्ठ और जो सर्वांगीण रूप है उसको सामने लाना, उसके सर्वश्रेष्ठ विकास से है। सच्ची सच्ची शिक्षा को आसपास की परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा यह स्वस्थ विकास नहीं करती। तो इन्होंने क्या कहा कि ट्रू एजुकेशन मस्ट करस्पॉन्डेंट टू द सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, की सच्ची शिक्षा को आसपास की परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कि अगर बच्चा गांव में है तो उनको उसको उस हिसाब से एक्सपीरियंस लर्निंग दी जाए। गांव में जो चीज़ें हैं, चाहे हम खेती बाड़ी की बात करते हैं, वहाँ पर जो ऑक्यूपेशन है, तो उस हिसाब से बच्चों को सिखाया जाए, समझाया जाए। बच्चा शहर में है तो वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उस हिसाब से बच्चों को सिखाया जाए, उसको समझाया जाए, तभी बच्चा उस स्कूल से निकलकर अपनी एजुकेशन को सही से यूटिलाइज कर सकता है।
इसलिए अपनी शिक्षा को अपने अनुभवों से जोड़ना न केवल बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो इस तरह से गांधी जी ने भी अपनी फिलॉसफी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की है कि बच्चों को सिखाया जाए एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू, उनको अवसर दिए जाए, मौके दिए जाए खुद से करने का, खुद से चीज़ों को सीखने का, ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बन सके। अगर हम अरविंदो जी की बात करें, तो अरविंदो जी ने भी क्या कहा? उन्होंने कहा कि सूचनाओं का संग्रह मात्र शिक्षा नहीं है, कि सिर्फ चीज़ों को याद कर लेना, दिमाग में भर लेना सिर्फ वो शिक्षा नहीं है। ट्रू एजुकेशन इज दैट विच डेवलप्स द इनहेरेंट पावर्स ऑफ मैन, की सच्ची शिक्षा वो है जो मनुष्य की अंतर्निहित जो क्षमताएं, जो शक्तियां हैं, उसका विकास करे। इसलिए करिकुलम भी होना चाहिए, बच्चों की नीड और इंटरेस्ट के हिसाब से करिकुलम होना चाहिए, और थ्योरेटिकल की जगह बच्चों को जो प्रैक्टिकल जो है नॉलेज वो दी जाए। बी हेल्पफुल इन मेकिंग द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन सक्सेसफुल, कि बालकों के व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक हो, ऐसी एजुकेशन बच्चों को दी जाए। बालकों के ऊपर ज्ञान लादने की वजह उनको स्व शिक्षा के लिए तैयार किया जाए, कि बच्चों पे थोपा ना जाए, बल्कि इस तरह से बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे जहाँ पे बच्चे खुद से करके सीखें। और शिक्षक का कार्य बच्चों को ज्ञान देना नहीं, बल्कि उसे यह सिखाना है कि वो बच्चा स्वयं किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बात कर रहे थे, टीचर का रोल क्या है, गाइड का है, एक फ्रेंड का है। इसके अलावा औरबिंदो जी ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की। एजुकेशन बेस्ड ऑन चाइल्ड इंटरेस्ट, की बाल रुचि के आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। बच्चों की जो फ्रीडम है उस पर इन्होंने बल दिया। सेल्फ एफर्ट्स एंड सेल्फ एक्सपीरियंस पर इन्होंने बल दिया। लर्निंग बाय डूइंग, एजुकेशन फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, ट्रेनिंग ऑफ द सेंसेस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि श्री अरविंदो जी ने भी अपनी एजुकेशन फिलोसफी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की, कि लर्निंग जो होनी चाहिए बच्चों के इंटरेस्ट पे, बच्चों की रुचि के आधार पे होनी चाहिए। बच्चों को पूरा मौका दिया जाना चाहिए खुद से करके चीज़ों को सीखने का। फिर अगर हम जिद्दू कृष्णमूर्ति जी की बात करते हैं, तो उनकी औपचारिक जो स्कूल एजुकेशन, स्कूल सिस्टम था, इसमें किसी तरह की कोई रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि बच्चों को उनकी प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति में बच्चों को शिक्षा दी जाए। बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से बच्चों को सिखाया जाए, ना कि चार दीवारी में बच्चों को कैद किया जाए और जबरदस्ती उन पर ज्ञान लादने की कोशिश की जाए। उनका मानना था कि हम किसी व्यक्ति, पुस्तक या परंपरा से सत्य को नहीं जान सकते। सत्य को जानने के लिए हमें खुद से प्रयास करना चाहिए, खुद से एफर्ट लगाने चाहिए, तभी हम चीज़ों को जान सकते हैं, सीख सकते हैं। इसलिए फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, की सीखने की प्रक्रिया के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। और इन्होंने बात किया कि एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, और क्वेश्चन आंसर पे काफ़ी जोर दिया, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में बच्चे बच्चे की भी पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है क्लास में, और बच्चे का जो डाउट होता है वो क्लियर होता है। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट है टीचर से बात कर सकता है। इसके अलावा रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, स्वयं का बोध होना, बच्चों को उनके जीवन के लिए तैयार करना, और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे टीचर बच्चे सब मिलकर सीखें। फिर जब हम गिजुभाई बधिका की बात करते हैं, तो ही वॉज इन फेवर ऑफ द राइट टू फ्रीडम फॉर चिल्ड्रन, कि वो भी बच्चों के स्वतंत्रता है उसके पक्षधर थे। उनका भी मानना था कि एजुकेशन चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, और एक अच्छा माहौल दिया जाए बच्चों को सीखने का, बच्चों को हमेशा एनकरेज किया जाए। डेली लाइफ से जो एक्सपीरियंसेस उससे बच्चों को सिखाया जाए। कहानी कथन के द्वारा बच्चों को सिखाया जाए। बच्चा ऑब्जर्व करके चीज़ों को देखे और फिर चीज़ों को सीखे। डिस्कशन होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। एक्टिविटी पर भी इन्होंने जोर दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि चाहे हम बात करते हैं विवेकानंद जी की, बात करते हैं टैगोर जी की, बात करते हैं गांधी जी की, बात करते हैं अरविंदो जी की, बात करते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति की, बात करते हैं गिजुभाई बादिका की, बात करते हैं, तो सबका मानना था कि बच्चों को पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए। बच्चों पर ज्ञान नहीं लादना चाहिए, बल्कि बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, खुद से बच्चा करे, खुद से चीज़ों को सीखे। और टीचर का काम क्या है, एक हेल्पर की तरह, एक फ्रेंड की तरह है। तो जब आप इन सभी थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो आप जब इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए, तो आप कुछ कॉमन पॉइंट्स सबके एक साथ आप लिख सकते हैं। तो इससे फिर आपको हो आपके माइंड में होच पोच नहीं होगा, खिचड़ी नहीं बनेगी। आप आराम से किसी का भी पूछेंगे तो आप सेम पॉइंट आप सभी में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।